बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप आज भी खैरियत से हैं, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज तो बनता है हमारे साथ रहना। वंस अगेन आपको वेलकम करेंगे बहुत ही खुशियों भरी मीठी ईद के इस शो को लेकर। वैसे तो ये सिलसिला सारे टेलीविजन चैनल्स पे चल रहा है, भाई आपके साथ लोग आते हैं, गपशप लगा रहे हैं, लेकिन हमने कहा जब एक रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो हम क्यों पीछे रहें। खैर वंस अगेन आपको बहुत ज्यादा ईद मुबारक। मैं वंस अगेन क्यों कह रहा हूँ, जाने से पहले भी तो देकर गए थे और पूरा रमजान भी तो आपका साथ दिया। खैर उम्मीद और यकीन यही है इंशाल्लाह की बहुत अच्छी से गुजरने वाली है। इस सेशन के लिए आपका साथ देने के लिए मैं हूं इमरान हसन। मेरा नाम आयशा यूसुफ है, मेरी तरफ से भी आपको खुश आमदीद और ईद मुबारक। आज की सुबह खुशियों, मुस्कुराहटों और कहकहों से भरी होगी, ये हमारी उम्मीद है और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसे मेहमान आपके सामने लेकर आएँ, आपकी मुलाकात उनसे करवाएं जो ना सिर्फ आपके पसंदीदा हैं, जो ना सिर्फ लेजेंडरी हैं, बल्कि उनसे आपकी बड़ी यादें भी जुड़ी हुई हैं। अगर आप नॉस्टैल्जिया की बात कर लें, आप शोबिस की बात कर लें, आप पॉलिटिक्स की बात कर लें, हर तरह के सितारे हमारे साथ इंशाल्लाह विल ट्राई, जो हर दफा हम कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले ये कि अगर आपने जितनी भी बातें की हैं रमज़ान के अंदर, उनमें कोई कमी बेशी रह गई, बहुत से लोग फिर बाद में सोचते हैं, तो मेरी दुआ यही है कि जितनी भी बातें हम कर पाए, जो भी हम अल्लाह के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए कर पाए, अल्लाह उसको कबूल फरमाए। उसके साथ साथ ईद एक्चुअली वो मैसेज लेकर आती है कि आपने सबके साथ इकट्ठा होना है। तो अभी तक अगर आप किसी से जाके गले नहीं मिले, किसी को ईद विश नहीं किया, कोई मैसेज नहीं किया, कोई कदूरत दिल के अंदर है, कोई ऐसा मसला है जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ, तो प्लीज कर लीजिए। आज नहीं कहते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ईद आपके लिए मैसेज लेकर आई है। हम भी कोशिश करेंगे, हमारे साथ कुछ सियासी शख्सियात भी हैं, कुछ शोबिस से और फनून लतीफ़ा से भी बड़ी अहम एक दो शख्सियात मौजूद है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपसे गपशप भी करें और आपको ज्यादा बोर ना करें, ये हम कोशिश करें। चलें आगाज कर लें, इंट्रोडक्शन कराएं फौरी। चलें जी, पहले जो हमारे गेस्ट है ना, उनका इंट्रोडक्शन करवाने में ना आपको मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि इट विल टेक टाइम। वैसे वन पॉइंट जरूरत है नहीं, लेकिन उसके बावजूद मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उनका इंट्रोडक्शन करवा पाऊँ, उसका हक अदा कर पाऊँ। वो एक्टर भी हैं, वो डायरेक्टर भी हैं, वो राइटर भी हैं, वो पेंटर भी हैं, वो स्कल्पचर भी हैं। इसके अलावा वो फेडरल मिनिस्टर का पोर्टफोलियो भी उनके पास रह चुका है। कई फिल्मों में, कई ड्रामों में काम कर चुके हैं। लेजेंडरी एक्टर हैं जमाल शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? शुक्र, आपको ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए। और उनके साथ कौन मौजूद है? उनकी वाइफ आमना शाह भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? शुक्र, ईद मुबारक। ज्यादा पोर्टफोलियोज आप घर पे कैसे हैंडल करती हैं आमना जी? ये सवाल है मेरा। हम तो 1-2 घंटे के शो में हैंडल नहीं कर पाते। हम सादे लोग हैं, कोई मसला नहीं। होल लाइफ आई मीन दिस इज समथिंग रियली बिग एंड ग्रेट। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप तशरीफ लाए। ऑन आवर राइट साइड, हमारे राइट साइड पे मौजूद है जी थोड़ी सी सियासी शख्सियात हैं, थोड़ी सी नहीं, पूरी सियासी शख्सियात हैं। एक तो ये इनका ताल्लुक घर का भी है, दोनों कजन्स भी हैं और इनकी सियासी जमात भी एक है और दोनों मेंबर असेंबली भी हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहसिन अयूब खान जो कि PMLN से MP हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। अगरचे कि मोहसिन साहब को हुलिया लगता है कि बलोचिस्तान से मैं नहीं MP है, लेकिन ऐसा नहीं है, पंजाब से है। ये पंजाब से है, बिल्कुल ऐसी। और हमारे साथ मौजूद हैं आमना हसन शेख जो PMLN से ही ताल्लुक है और मेंबर पंजाब असेंबली भी है। अस्सलाम वालेकुम आपको भी एंड वेलकम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। सो ग्लैड आमना। एक वक्त में जब हम MNAs MPs को बुलाते थे ना, तो पहले ही पता होता था कि कोई थोड़ी सी एजेड खातून होंगी, आएंगी। मतलब फील्स ग्रेट सीइंग यंग फेसेस सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस। आपको कैसा लगता है इतने सारे सीनियर लोगों के बीच में जब यंग लोग बैठ के एज लेजिस्लेटर्स काम कर रहे होते हैं? हाउ डज इट फील? अच्छा, आई थिंक बिकॉज आई जॉइंड पॉलिटिक्स 12 years ago 2013 में, तो उस वक्त ऐसा ही था कि आई वाज द ऑड वन आउट। बट इस बार स्पेशली पंजाब असेंबली में joined politics as a child. Yeah, I was about to ask. How old were you back then? I was 21 back then. You were 21. Okay. So वो मैंने उस वक्त ज्वाइन किया, तो उस वक्त मुझे लगता था कि आई वाज द ऑड वन आउट। और जनरली लोग इतनी छोटी एज में ज्वाइन भी नहीं करते। राइट आफ्टर ग्रेजुएशन आई जॉइन PMLN। लेकिन अब थिंग्स हैव चेंज। जिस तरह पंजाब असेंबली में वी हैव 104 अंडर 45 मेंबर्स। अच्छा, नाइस। सो वी हैव अ लॉट ऑफ यंगर। चलिए, आई होप कि कुछ ना कुछ फिर हमारी नुमाइंदगी यंगर लॉट की तरह हो जाए। यार इस चक्कर में आप अपने आप को यंग मत कहें, ये पूरे मौके ढूंढते हैं कि किसी तरीके से ना। लेकिन अब तो 70 साल के भी नौजवान हैं, क्या हो गया आपको? सब नौजवान है, दिल जवान होने चाहिए। शाह साहब, आपको फॉर्मल वेलकम वंस अगेन, बहुत शुक्रिया। मसरूफियात क्या है आजकल? और एक टिपिकल सा सवाल होता है, आपकी ईद की मसरूफियात क्या होती हैं अमूमी तौर पर? जब हम बच्चे थे तो ये छोटी ईद, हम छोटी ईद कहते हैं, मीठी नहीं। ये तो बड़ी ख़ास ईद हुआ करती थी क्योंकि हम ईदियाँ जमा करते थे और क्वेटा में हमारी तरफ तो अंडे भी लड़ाए जाते हैं। अच्छा। इस ईद पे, और बहुत ज़बरदस्त मेले ठेले हुआ करते थे। आजकल अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है हमारे बच्चों के लिए।
आई थिंक वी वर वेरी फॉर्चुनेट। मज़ा आता है ईद का। मेरा हमेशा ये कंसर्न होता है, आप जैसी शख्सियात जब भी जो इतने अरसे से काम कर रही हैं और कल्चर को देखा, फिर उरूज भी देखा, सब कुछ, वो जो कल्चरल हमारा एलिमेंट था वो बहुत कम हो गया है, ख़त्म हो गया, या अभी भी है, जैसा कि आप क्वेटा का रेफरेंस दे रहे हैं? देखिए, ईद तो ज़ाहिर है वो रिलीजन के हवाले से भी बहुत अहमियत रखती है, और फिर हमारे माशरे में ईद का जो कल्चरल पहलू है वो बहुत अहम है, और मिलने मिलाने का एक बड़ा अच्छा मौका होता है, और रिश्तेदार मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं। सबसे पहले किसको मिलते हैं? लेकिन जाहिर है घर वालों से ही, घर वाले, फैमिली आमना से पहले, और फिर बच्चों से, और बाद में दोस्त आ जाते हैं। ईदी मांगती हैं आप शाह साहब से कि अब दें ईदी? वाइफ्स लेती हैं? नहीं, ये देती हैं जी। ये भी देती हैं? अच्छा, मांगती हैं, वज़ीर खजाना घर पे आमना साहब। आपकी बीइंग वाइफ क्या रूटीन होती है शाह साहब के साथ रहते हुए फैमिली के अंदर? सबसे पहले जमाल ने खाने की टेबल पे आना होता है, यू नो, बिफोर ही गोस फॉर नमाज और समथिंग। ही इज अ फूडी पर्सन? हाँ, मतलब फूडी, ही लाइक्स फूड, गुड फूड, और वो कॉन्स्टेंटली टेबल के आसपास होते हैं। थोड़ा यस, आई कुक, आई लव कुकिंग and I enjoy cooking. क्या फरमाइश सब करते हैं? कोई ऐसी चीज जो आपके हाथ की इनको ज्यादा अच्छी लगती हो? He can tell you. मेरी मतलब चॉइसेस जो हैं वो बड़ी आम सी हैं। ज़्यादा मुझे सब्जियां पसंद हैं, गोश्त में वो चंक्स ऑफ मीट नहीं खा सकता हूँ, कबाब की शक्ल में खा सकता हूँ। अच्छा। और छोटी ईद तो खैर मुनासिब ईद है, लेकिन बड़ी ईद पे बड़ा मसला होता है, क्योंकि गोश्त ही गोश्त होता है हर तरफ। हाँ। सब कुछ खा लेता हूँ। स्पाइसी खाना पसंद? स्पाइसी मुझे पसंद है। स्पाइसी पसंद? हालांकि मेरे इलाके में स्पाइसी फूड नहीं होता है। कभी कोई ऐसी डिश बनाने के लिए फरमाइश तो नहीं की जमाल साहब ने जो बहुत ही मुश्किल हो और ना बन पाई हो? कोई रवायती, कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं बना सकती? रवायती खाने इनको बनाने आते हैं। हमारा रवायती खाना है शोरवा, वड़ा डोडी या शोरवा, वो बहुत सीख चुकी है बनाना। आपने सीखा? जमाल साहब से सीखा? जमाल साहब से नहीं सीखा, इनकी बहनों से सीखा। जमाल को कुछ नहीं आता खाने बनाने वाला। नहीं, that's really great. Coming to the politics, Mr. Politicians, elected members की ईद थोड़ी ज्यादा मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट होती है। हल्के में जाना है, नहीं मिलेंगे लोग कहेंगे और सानू तो ईद भी नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल इसी तरह जाते हैं, फिर सुबह हल्के में नहीं जाना पड़ता जी। अच्छा। आपको अपने घर में ही बैठना पड़ता है, लोग आ जाते तो आपको 3 दिन समझ लें तो हमारी ईद घर में ही होती है। अच्छा, एक तो ये है कि लोग आपको अपना लीडर रहनुमा मानते हैं, जो मुकामी आपके वर्कर्स हैं वो आपके पास आते हैं, आपकी भी तो लीडर्स हैं, आप कब जाते हैं ईद मिलने? हमें टाइम नहीं मिलता जी जाने का, हम तो टेलीफोन पे ही, हम तो टेलीफोन पे ही विश कर लेते हैं। अच्छा जी, जवाब आता है? जी आता है इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आता है। अच्छा, आपने हराया किसको है? मेरे हल्के से जी 2 पुराने बड़े सियासतदान हैं जी, एक जो निसार अली खान और एक गुलाम सरवर खान जी। आपकी रूटीन बताइए, हम ईद की क्या होती है? डू यू कुक बाय द वे? नहीं, आई डोंट कुक। थोड़ा सा ये है कि मेरी किचन से इतनी दोस्ती नहीं है, बल्कि जब मैं यूएस में पढ़ रही थी तो मैं सबको बताती हूँ कि मैं 1 साल वहाँ पे थी मास्टर्स के लिए, और मैंने 1 साल में सिर्फ 2 दफा खाना बनाया था, 2 ईदों पे। अच्छा। उसके अलावा आई वुड ईट आउट। ईद के ईद खाना बनाती हैं बस सिर्फ? क्या सबसे अच्छा वो भी जब पाकिस्तान से बाहर हूँ। अच्छा। अगर पाकिस्तान में हूँ तो शायद वो भी नहीं। क्या बनाया था और खाया था या नहीं खाया गया था अपना बनाया हुआ? नहीं, सबने बहुत, मैंने दावतें की थी ईद की, तो तब तो मैंने जो है वो मुझे याद है कि चिकन कढ़ाई बनाई थी, आई थिंक पुलाव बनाया था, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद। बेकिंग मैं करती हूँ। अच्छा। तो आई लाइक बेकिंग केक्स। आपके सिबलिंग्स में भी कोई है, इमीडिएट सिबलिंग्स में भी जो पॉलिटिक्स के अंदर? नहीं, बस मेरा सिर्फ एक छोटा भाई है और वो आर्किटेक्ट है, राइटर है, फिलोसोफर है, उसका बिल्कुल पॉलिटिक्स और इन चीजों से कोई, और आर्टिस्ट भी है, वो मिनिएचर पेंटिंग। फील नहीं करती वो तो सियासतदानों को? क्या आपका क्या इमेज है वैसे भाइयों बहनों के दरमियान? अच्छा, नहीं, एक्चुअली मैंने पॉलिटिक्स में इसलिए आई क्योंकि मेरी दादी जो है वो प्री पार्टीशन पॉलिटिक्स में थी। अच्छा। और जो कायदे आजम की मुस्लिम लीग थी उसके विमेंस विंग को हेड करती थी एट द एज ऑफ 21। अच्छा। तो मुझे बचपन से, एवर सिंस आई वाज इन ग्रेड 5 और 6, मुझे पता था कि आई वांट टू बी अ पॉलिटिशियन। बल्कि मैं दादी से लड़ती होती थी कि आपने क्यों छोड़ी है, तो मुझे कहती थी चलो अब तुम मेरी जगह करना। तो इसलिए मैंने अगर लॉ किया, लॉ प्रैक्टिस किया, I did everything which would take me closer to my political career. So मेरा सारा जो है ना, वो मेरे घर वाले मजाक करते हैं बल्कि कि ये खाना भी खाती है तो सोचती है पॉलिटिकली करेक्ट है या नहीं है। ये बताएं आपने PMLN को क्यों चूज किया? जी सर। आमना, वैसे आर्टिस्ट जो हैं वो एपॉलिटिकल नहीं होते हैं बिल्कुल। आपको मिसाल दूं, हिटलर पेंटर था, चर्चिल पेंटर था,
بہت سارے پولیٹیشین جو ہیں وہ نہیں میں تو چاہتی ہوں کہ کبھی ہمارا آرٹسٹ جو ہے وہ بھی پالیٹکس میں آ جائے تو آئی ول بی ویری میرا خیال ہے چینج لانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. پولیٹکس کو شجر ممنوعہ نہیں قرار دینا چاہیے. ہمارے ہاں روایت ہو گئی ہے غلط کوارٹرز کی طرف سے پولیٹکس کو بدنام کرنے کی, لیکن پولیٹکس تو ظاہر ہے بہت مشکل, میں سمجھتا ہوں کہ مشکل اپنی جگہ پہ ہے لیکن انتہائی ضرورت فیل ہے, بہت ضروری ہے. اچھا کس کو ملے بغیر عید نہیں ہوئی, کس کو کیک سے نہ ملا تو عید نہیں ہوئی؟ اچھا ایک تو پہلے نا پالیٹکس سے پہلے اور پالیٹکس کے بعد کی عید میں بڑا ڈفرینس ہے. پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ گھر والے اور اوبیسلی جس طرح وہ ایک پھپھو کے گھر پہ لنچ ہوگا, پھر ہمارے گھر پہ عید کا ڈنر ہوگا, پھر نیکسٹ ڈے تایا کے گھر پہ دوبارہ سیکنڈ ڈے کا لنچ ہوگا, وہ تو روٹین تھی. لیکن اب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, عید شوز ہو رہے ہیں, بہت سارے لوگوں کو ملنا ملانا ہوتا ہے, جو ہلکے کے لوگ ہیں ان کو ملنا ملانا ہوتا ہے, اور بہت ساری ایکٹیویٹی, پولیٹیکل میٹنگز, بہت ساری جو اپنے کولیگز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت سارے پلانز ہوتے ہیں. تو اس چیز میں بڑا ڈفرینس, کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کے سارے پلانز گھر والوں کے ساتھ ہی ہوتے تھے. مطلب آپ پھپھو کے گھر جا رہے ہو, تایا کہ ہر جگہ آپ, اب لائف اوبویسلی اتنی پرائیویٹ نہیں رہی ہے. اب وہ یہ ہے کہ بہت ساری ایکٹیویٹی آپ کی علیحدہ سے ہوتی ہے, اور پھر گھر والے کہتے ہیں کہ یار عید پہ تو تم ٹک کے بیٹھ جایا کرو. شکایت کرتے ہیں گھر والے. منسٹر بھی کام کیا, کیا ایک تو فیل وہی والی فیڈرل یا اسٹیٹ منسٹر والی آتی ہے؟ میری فیل تھی. فیل بھی آتی ہے وہ والی؟ میں اصل میں بچپن سے ہی آرٹ سے ہی متعلق رہا ہوں, تو میں اس حوالے سے بڑا خوش تھا. حالانکہ میرے لیے ایک سرپرائز تھا, مجھے نہیں تھا پتا کہ مجھے چنا گیا ہے. آمنہ اور مجھے دعوت ملی تھی, کارڈ ملا تھا کہ جی آپ انوائٹڈ ہیں, اوتھ چیکنگ اکثر آتے ہیں کارڈ, مگر چلیں. جب ہم انٹر ہو رہے تھے تو میسج آیا کہ جی آپ نے اوتھ بھی لینا ہے. مجھے ایک فون آیا تھا, اچھا ایک پولیٹیشین کا, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں لیکن وہ میں اٹھا نہیں سکا, شاید وہ بتانا چاہتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ اگر مجھے چنا ہے تو ظاہر ہے میری فیلڈ کے لیے یہ بتا سکتے ہیں کس پولیٹیشین کی کال تھی؟ دوست تھے آپ کے بھی؟ وہ ان کے کیا نام ہے, منسٹر آف انفارمیشن جی ابھی جو ہیں. اور جب آپ کو پتا چلا کہ ناؤ یو گونا بی فیڈرل منسٹر, صرف جمال شاہ صاحب نہیں, ایک منسٹر صاحب کی اہلیہ ہیں, اب آپ کچھ فیل آئی؟ بڑا مشکل ٹائم تھا کیونکہ لوگوں کے رویے بدل جاتے ہیں. نہیں, لوگ مجھ سے پوچھتے تھے پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں نے کہا میں تو سوچتی ہوں کیا ہو گیا میرے ساتھ. انوسٹ کیسا لگ رہا ہے, اب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میں نے کہا شکر ہے, گاڑی بھی تھی, گھر بھی تھا, بچے اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن وہ اسکواڈ جو آگے پیچھے چلتا ہے, وہ سائرنز ہوٹرز, وہ اسکواڈ کو تو میں نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ انتہائی ضروری کوئی کام ہو تو ٹھیک ہے, جب سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ ہو, ادروائز کیا ضرورت ہے. وہ جی آپ تو ایک آرٹسٹ بھی ہیں, آرٹسٹ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے, اور آپ کا تو آرٹ کے ہر شعبے کے اندر ماشاءاللہ آپ نے اور بہت کمال کیا. تو یہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو دفتر ہے, وہ جو دیواریں ہیں, وہ جو راہیں ہیں, وہ گیلریز ہیں, وہ آپ کو اس طرح سے کر دیتی ہیں کہ شاید آپ اتنا زیادہ کنیکٹڈ نہیں رہتے لوگوں کے ساتھ؟ ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے. یہ لوگ جب پبلک میں ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں, جب آفیسز میں جاتے ہیں تو تھوڑا چینج ہو جاتا ہے. آپ ریزالوڈ انسان نہ ہو, ریزالوڈ بینگ نہ ہو, انسیکیور ہوں, تو آپ وہاں جا کے بالکل ہی بدل سکتے ہیں, کچھ سے کچھ بن سکتے ہیں. لیکن مجھے کانسٹنٹلی احساس تھا کہ میں تھوڑے دنوں کے لیے آیا ہوں اور میں نے کچھ کرنا ہے. کرنا تو بہت کچھ میں چاہتا تھا اور ہو بھی سکتا تھا اس تھوڑے سے وقت میں بھی. اور دوسری بات یہ کہ ہر کام جو ہے وہ صرف فنڈنگ سے نہیں ہوتے ہیں. فنڈنگ جو ریکوائرڈ فنڈنگ ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے, آپ صرف موٹیویٹڈ ہوں تو وہ کام کر سکتے ہیں. لیکن میں نے انفارچونیٹلی منسٹری کو بالکل اس کے برعکس پایا. اچھا, بیوروکریسی کو, کہ ان میں وہ موٹیویشن نہیں تھی, وہ سینس آف یا اسپرٹ آف اونرشپ جس کو کہتے ہیں, وہ نہیں تھی. اس لیے کہ 90% سے زیادہ لوگ ارریلیونٹ فیلڈز کے تھے, ادھر ادھر سے فیلڈ کے تھے ہی نہیں. او مائی گاڈ. تو یہ جو میرا خیال ہے ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ یا جو بیماری ہے وہ ابیوز آف میرٹ ہے. اس میں یہی ہوتا ہے کہ سفارش سے لوگ لگا دیے جاتے ہیں, جو انتہائی اہم جگہ ہوتی ہے وہاں ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے جو ارریلیونٹ ہوتے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کنٹریبیوٹ کر پاتے ہیں, تنخواہیں لیتے رہتے ہیں,
तो मैं मुझे अफसोस ये हुआ आप जैसा आर्टिस्ट मिजाज आदमी तो यही सोचता रह गया होगा उन 2-3-4 महीनों में। और नहीं बहुत काम किया। नहीं काम तो शुक्र है, फिर भी जितना वक्त था, बिकॉज़ प्रोसीजर्स आर रियली टफ, द फाइल कल्चर वी नो, वो बड़ा। मैं जरा डिसिप्लिन भी बहुत हूँ, जो आमतौर पे फनकार नहीं होते हैं ना, एक इजी गोइंग बीइंग समझे जाते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले ऑफिस में पहुंचने वाला, आउट ऑफ सिलेबस आ गए आप। जी हाँ, और जाने वाला भी आखिरी। तो वो जो मेरे स्टाफ मेंबर्स थे वो परेशान हो गए क्योंकि देर से आने वाले लोग थे। मैं फिर ये कहूँगा कि आर्ट जो है या आर्टिस्ट वो एपॉलिटिकल कभी हो नहीं सकता, इसलिए कि आर्ट जरिया इजहार है, तब्दीली का एक जरिया है, लोगों से बराह रास्त मुताल्लिक जैसे पॉलिटिक्स। तो मेरा तो काम भी बड़ा पॉलिटिकल है। आप क्या समझते हैं जितना टाइम आप रहे ऑफिस में, व्हाट वाज योर बिगेस्ट चेंज जो आप वहाँ पर लेकर आए, या सबसे बड़ा काम जो आपने किया जिसको आप कंसीडर करते हैं कि ना ये मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है? मैंने जितने इदारे हैं उनको ज़रा अलर्ट कर दिया कि जी आप इदारों के जो सरबराह थे उनको मैंने ये कॉन्फिडेंस दिया कि जी ब्यूरोक्रेसी आप के ऊपर नहीं बैठी है, आप ऑल इन ऑल है। अब मिसाल के तौर पे PNCA एक ऐसा इदारा है जिसको एपेक्स आर्ट बॉडी कहा जाता है और ऑटोनमस कहा जाता है। तो मैंने उनको ये कहा कि आप सिर्फ ऑन पेपर्स ऑटोनमस नहीं है, आप अपनी ऑटोनॉमी जो एक्सरसाइज करें। उनको मैंने इनकरेज किया कि फंड रेजिंग के या रेवेन्यू के नए से नए जराए आप तलाश करें, मार्केटिंग करें, और जो फाइनेंस वगैरह के जो लोग हैं उस फील्ड को ज़रा स्ट्रॉन्ग करें, इसलिए कि आने वाले वक्तों में जो फंडिंग आपको मिल रही है शायद वो भी ना मिल सके। सही। जिस तरह के हालात हैं हमारे, इसलिए कि ये फील्ड जो है इसमें पोटेंशियल इतना है कि वो खुद को यानी सस्टेनेबल बना सकता है। बेशुमार ज़राए ऐसे हैं जो पैदा किए जा सकते हैं, और पूरी दुनिया में ये फील्ड जो है बड़ी सस्टेनेबल फील्ड है, फीजिबल फील्ड है, और बहुत कुछ कमाया जाता है। तमाम ममालिक की जो क्रिएटिव इकोनॉमी उसमें इसका बहुत बड़ा इनपुट होता है। तो मैंने ये एहसास दिलाने की कोशिश नहीं, तो बहुत ही रेलेवेंट बात है, और आई बिलीव कुछ ना कुछ इससे ज़रूर हेल्प हुआ हो। खैर डिफरेंट एंगल्स है, क्योंकि इतनी ये अहम शख्सियात हैं अपने अपने शोबों के अंदर, इनकी अचीवमेंट्स हैं, और ख़ासतौर पर शाह साहब तो कहते हैं ना नाम ही काफ़ी है। तो जो ये पॉलिटिक्स वाला और ये वाला जो टैग है ये और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा काम यहाँ पे पॉलिटिशियंस के साथ बात करना, और जब आउट ऑफ सिलेबस टाइप ऑफ कोई शख्सियत आ जाती है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उनसे बात करना। जैसे लास्ट डेज आई वाज सिटिंग विद सैयद वसी शाह साहब, उनसे भी मैं कुछ इस तरह की बातें पूछ रहा था। हमारे साथ जी वो आपके साथ थे कि हाउ इज द फील। तो खैर इस पर हम बात करते रहेंगे, एक ब्रेक हमने लेनी है। आई होप हम आपकी ईद की रूटीन को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, टेलीविजन के सामने आपको बिठा के आपको अच्छा लग रहा है। आप ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद हमें साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद अस। आप सबको वंस अगेन ईद मुबारक। ये चलता रहेगा वैसे सिलसिला मुसलसल ना, ईद मुबारक। एक बड़ी बुरी सी आदत हमें होगी आयशा, व्हाट्सएप पे ईद विश करने की। अब दूर लोग हैं उनको तो किया जा सकता है। मैंने अभी रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री देखी नेटफ्लिक्स के ऊपर, वो शॉपिंग के हवाले से थी, ठीक है। तो उसमें उन्होंने कहा कि कैसे जो मुख्तलिफ बड़े बड़े शॉपिंग इंजन्स हैं, शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, उन्होंने लोगों के लिए ऐसी आसानी पैदा की कि पहले आप मार्केट में जाते थे, सिलेक्ट करते थे, लेते थे, वापस आते थे। वो टाइम वाली हैसल में लोग कम कपड़े खरीदते थे। अब उन्होंने कहा कि आसानी ऐसे होगी कि अपने ऊपर अप्लाई करूं ना, ये आप अलग सुबह उठते हैं, बेड पे मोबाइल खोलते हैं, सामने आपको कोई शॉपिंग पोर्टल नजर आया, आपने वैसे ही 2-3 चीजें खरीद लेती हैं। अच्छा ये मेरी पुरानी हो गई है। ये आसानी, आप मेरी स्टोरी क्यों बताए जा रहे हैं? अब मैं वही बना, एक तरफ ये आसानी अच्छी है कि वक्त बच रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस आसानी ने आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों का शिकार भी किया है, जैसे जो कार्बन इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग ज़्यादा चीज़ें ले रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं, प्लास्टिक ज़्यादा बन रहा है। इसी तरह व्हाट्सएप और ईद का ताल्लुक ऐसा है कि पहले आप जाते थे, गले मिलते थे, एफर्ट करते थे, और अगला उस एफर्ट को एक्नॉलेज करता था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि व्हाट्सएप पे ईद मुबारक, और कुछ लोग तो फॉरवर्ड मैसेज भेजते हैं, आई डोंट रिप्लाई फॉरवर्ड मैसेजेस। जिसने मैसेज करना है इमरान को फॉरवर्ड मैसेज ना करें, ठीक है, या तो मिले आकर या फिर टाइप करें। बट यू आर राइट, आई एग्री। एक और टिप मैं दे दूं, सबसे अच्छा आप कम से कम वॉइस नोट तो कर दें, वॉइस नोट पे विश करें, ये तो कर सकते हैं। चले जी, वेरी गुड मैसेज, बहुत अच्छा मैसेज है, एंड आई एग्री विद हिम। हमारे साथ हमारे एस्टीम्ड गेस्ट जो हैं वो मौजूद हैं। जमाल शाह साहब हैं, आमना शाह साहिबा हैं, इसके साथ साथ आमना साहिबा है हमारे साथ, आमना हसन शेख और मोहसिन अयूब खान साहब। आपने कंटेंट तेज कर लिया, लोग छुरी तेज कर देना। नहीं, अब हमने ये सोचा है कि हम जल्दी जल्दी से गेम्स खेल लेते हैं अपने कुछ। हमारे जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तो आमना मैं आपसे स्टार्ट करूँ, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन जो है ना वो आपसे करने, आपने उनका जल्दी जल्दी जवाब देना, ठीक है? ओके। इन सियासतदानों की एक खूबी आपने बयान करनी है। मौलाना फजलुर रहमान, डिटरमिन्ड। शेख रशीद,
थोड़ा मुश्किल है खूबी ढूंढना, मिल नहीं रही खूबी। फवाद चौधरी, He can defend anything. he can defend anything, No matter how wrong it is. अरे यार ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट है वैसे। ये कॉम्प्लीमेंट एक सेक्टिंग, एक पार्टी के सेक्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए पाकिस्तान में बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये, लेकिन डिफेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इनमें से किसी एक के साथ डिनर पर जाने का मौका मिले तो किसके साथ जाएंगी? उमर अयूब, शेख रशीद? ये आप कहें मैं रोजा रखना पसंद करती ठीक है, वैसे तो अच्छा है मैं ना ही डिनर करूं, लेकिन अगर मजबूरी है तो फिर उमर अयूब उमर अयूब के साथ। ठीक है, अगर ये लोग सियासतदान ना होते तो क्या होते? राना सनाउल्लाह, लॉयर। He is a lawyer. Other than the lawyer, कोई और शोबा आता है उनके लिए ज़हन में? लॉयर तो वो हैं ऑलरेडी। जमींदार। जमींदार उनकी आउटलुक से जमींदार। ख्वाजा आसिफ, ब्यूरोक्रेट। ठीक है। अली अमीन गंडापुर, रेसलर। नाइस है। फारूक सत्तार, शायर आई थिंक। हाँ। बिलावल भुट्टो, आई डोंट नो, स्पीच राइटर मे बी। इनमें से किसी एक को इग्नोर करना पड़े तो किसको करेंगी? दिस इज अ टफ वन। मरियम नवाज? नो। नवाज शरीफ? नो। शहबाज शरीफ? एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नहीं, आई थिंक मैं वैसे अपने आप को इग्नोर कर लूं तो बेहतर है। नहीं, फिर भी अगर करना पड़े उन्होंने टिकट के लिए इग्नोर कर देना है एक। अगर तीनों में से मजबूरी हो तो देखिए मरियम नवाज साहिबा तो नहीं, ऐसे कर लेते हैं ना, प्रायोरिटी कर लेते हैं। प्रायोरिटी नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ। अच्छा, शहबाज शरीफ। ओके, कौन बेहतर वजीर आला है, मरियम नवाज या शहबाज शरीफ? करंट सिनेरियो में आई थिंक कि जो चीजें मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं वो पहले कभी किसी ने भी नहीं। मरियम ऐसा क्या करी है जो मियां साहब, शहबाज साहब नहीं कर सके या उनको करना चाहिए? कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सके, बट विद चेंजिंग टाइम्स ना हमें वो जो एक थोड़ा सा डायनामिक विजन चाहिए होता है जो यूथ के साथ कनेक्ट करने का, विमेन एम्पावरमेंट का, वो चीजें जिस तरह से अभी हो रही हैं वो ऑब्वियसली टाइम्स पहले ऐसे नहीं थे। पहले हम एक जेनेरिक चीजें बहुत सारी करते थे, लेकिन जैसे मैं एक बल्कि चीज अक्सर जगहों पे कोट करती हूँ, अभी भी करूंगी। मरियम नवाज साहिबा ने एक दिन कहा कि मुझे बड़ा क्रिटिसिज्म आता है कि मरियम चलती है तो राइट लेफ्ट औरतें ही औरतें होती हैं। तो उन्होंने कहा मैं चाहती हूँ कि मेरे राइट लेफ्ट नहीं, मेरे आगे पीछे भी खवातीन। तो ये वाला जो विमेन एम्पावरमेंट का एस्पेक्ट है, जो यूथ एम्पावरमेंट का एस्पेक्ट है, जैसे मैंने आपको कहा 104 यंग मेंबर्स हैं, ये आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी न्यू एंड वेरी पॉजिटिव। आमना की सबसे बड़ी खूबी क्या है? आमना की सबसे अच्छी खूबी लविंग है सबके साथ। अच्छा, और खामी क्या है? ओवर थिंक करती हूँ बहुत ज्यादा। मेरे ख्याल से आजकल तो पूरा पाकिस्तान ही ओवर थिंक कर रहा होता है। अच्छा, वो एक और वो भी खामी बताना चाह रहे हैं। अच्छा, आप कोई और भी है? कितना जल्दी बोला है इन्होंने ना, लड़ाई जल्दी करती है। लड़ाई जल्दी करती है। आपका स्टार्ट क्या है अपना? वर्गो। दिल की अच्छी होगी, अगर लड़ाई जल्दी करती है ना। हाँ जी, जल्दी करती तो फिर वो प्यार करने वाला बंदा होता है जो कंसर्न में लड़ रहा होता है। शाहजी इधर से भी यही होता है? ये इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। एक्चुअली आई हैड एन आइडिया, तो ऐसा होता है, ये होता है। पाकिस्तान का फेवरेट शहर आपका कौन सा है? कराची। Karachi. You're from Karachi? No, I am from Rawalpindi. My family has been settled in Rawalpindi since 1904. अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि कराची का जो माइंड सेट है, जो प्रोग्रेसिव माइंड है, हम अब पता नहीं कितनी ट्रोलिंग होने वाली है सोशल मीडिया पे, बट एज पंजाबीज आई थिंक वी आर वेरी जजमेंटल। मैं खुद भी प्राउड पंजाबी हूँ, लेकिन जो पंजाब का कल्चर है ना, हर वक्त हम इंटरेस्टेड है दूसरे ने क्या पहना, कितने का बैग उठाया, कितने की घड़ी पहनी, कौन सी गाड़ी में आया। कराची में कोई किसी के बारे में बॉदर नहीं है, हर कोई अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहा है। आपकी बात। अगर आपको नून लीग से निकाल दिया जाए तो किस जमात में शमूलियत इख्तियार करेंगे या छोड़ देंगे सियासत को? छोड़ दूंगा सियासत। छोड़ देंगे सियासत को। मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया आपको, पीटीआई या पीपल्स पार्टी। मुझे पता था आप कहेंगे मैं छोड़ दूंगा। नहीं, मैं सियासत छोड़ दूंगा। छोड़ देंगे। अच्छा, अगर दो डूबते लोगों में से किसी एक को बचाना हो तो किसको बचाएंगे? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या मरीम नवाज? तीनों को ही बचा। आप दो को बचा लेना, जिससे मैं बचा लूं। खातून को खातून बचा लेंगे। अच्छा, ठीक है। आपके ख्याल में 3 लोगों के नाम ले रहा हूं, इनमें से बेहतर वाले हैं नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये सवाल बल्कि मैं शाह साहब 3 लोगों के नाम लेता हूँ पॉलिटिशियंस के, इनमें से इन 3 में से बेहतर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को आप समझते हैं? परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब या अताउल्लाह तारड़? परवेज रशीद। हाँ। ऐसा क्या उनमें अपने? वो बहुत आला सिफ्त इंसान है, बहुत मैच्योर, बहुत जानीदा। बाकी तो यंगस्टर्स हैं अभी, मतलब मरियम भी और अताउल्लाह तारड़ भी। ठीक, तो इनका एज अ एक्सपीरियंस कोई कंपैरिजन नहीं है? कोई कंपैरिजन। वो वेरी वेल इन्फॉर्म्ड भी होते हैं और वो बहुत पुरसकून इंसान है, बहुत ज्यादा। ठीक है, राइट। अच्छा, सियासत में आगे आने के लिए किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? पैसे की या फिर पीआर की? मेहनत की। मेहनत की। बेइंतहा मेहनत की जरूरत। पैसे की ज़रूरत नहीं है?
पैसे की भी है, PR की भी है, लेकिन आपने जब मेहनत करनी है आपको फल तभी मिलता है। अच्छा, इन दोनों में से ज्यादा किसकी जरूरत है, पैसे की या PR की? दोनों। पैसे के साथ दोनों की? दोनों। ठीक है, किसके बगैर नहीं हो सकता है गुजारा? पैसे के बगैर नहीं हो सकता है या PR के बगैर नहीं? पैसे के बगैर नहीं हो सकता। पैसे के बगैर, यानी कि पैसा ऊपर आ गया ना। ओके, अच्छा, इन दोनों में से किसी एक को डिनर पर बुलाना हो तो किसको बुलाएंगे? शेख रशीद और बिलावल भुट्टो? बिलावल भुट्टो को। बिलावल भुट्टो को बुलाएंगे? बिल्कुल 100%। आपको क्या लगता है दूरअंदेश सियासतदान कौन है, नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी? मियां साहब। We got the answer. मियां साहब है, ठीक। किस सियासतदान की पेशगोई ज्यादा सच साबित होती है, फैसल वाडा या शेख रशीद? फैसल वाडा। फैसल वाडा की? फैसल वाडा। इसकी क्या And we all वजह know. है मोहसिन भाई? इन्फॉर्म्ड हैं। किस सियासतदान के साथ आप जहाज में सफर करना पसंद करेंगे, शहबाज शरीफ या ख्वाजा आसिफ? शहबाज साहब के साथ। शहबाज साहब के साथ। वाई? उनकी गुफ्तगू मजे की होती है। गुफ्तगू हल्के के लिए कोई काम भी करवा गाना भी सुन लेते हैं ना सर। हाँ जी। हाँ, गाना भी सुन लेते ठीक है। आप वजीर आजम बन जाते हैं और आपके पास वजीर इत्तलात के लिए 2 उम्मीदवार होंगे, तो किसको बनाएंगे, फिरदौस आशिक अवान या फिर शेख रशीद? आप मुझे बना दें। आमना को बना दूंगा नहीं, वो ऑप्शन में नहीं है। या नहीं, शाह वो साहब को ऑप्शन बना में दूंगा, नहीं। बाकी किसी ये ऑप्शन में नहीं है, आपकी ऑप्शन किस्मत में नहीं खराब है। ही है वजीर आजम बन के, आप बताएं। फिरदौस आशिक फिरदौस अवान आशिक। और शेख रशीद, उन्होंने डिफेंड करना है आपकी गवर्नमेंट बुरा को। वक्त है। आपका बुरा वक्त चल रहा बुरा है, वक्त चल रहा दे है। देना। आप पीडीएम के चल वजीर रहा है, आजम। तो अगर दोनों का कंपैरिजन करूं तो मेरे ख्याल में फिरदौस आशिक फिरदौस आशिक। शेख रशीद, आप क्या कह दिया? शेख आपको शेख रशीद रशीद मेरे वालिद साहब के दोस्त भी हैं, दोस्त भी थे मेरे वालिद साहब, तो फोत हो गए और फ्रॉम स्टार्ट मेरे ख्याल में मैं अपने चाइल्डहुड से उनको देख रहा हूँ। तो इतनी नाराजगी क्यों है? एक भी ऑप्शन में आपने उनको नहीं चुना? Why? वो इग्नोर करने वाली ऑप्शन में चुन लेंगे। इग्नोर करने वाला। उनको नहीं कर सकते। अच्छा, आपके ख्याल में इन दोनों में से बेहतर पॉलिटिक्स अब तक किसने की है, जहांगीर तरीन या अलीम खान? जहांगीर तरीन आई थिंक सो बेहतर पॉलिटिक्स की है। स्टार्ट में उन्होंने ठीक की, फिर उसके बाद जब वो एक टाइम आया तो वो छोड़ गए। ठीक, वो उनका फैसला और आपको साइड लगता पे है हो कि वो गए, जी। ठीक है? अलीम खान साहब ने तो आपकी पार्टी के साथ कोलैबोरेट जी, किया, तो वो जी। ठीक फैसला नहीं लगता कंपैरेटिवली आपको? नहीं, वैसे तो ठीक फैसला है, ये मैं नहीं कहता कि फैसला ठीक नहीं लगता, लेकिन अगर उनको ये प्रॉब्लम आई थी तो उस सूरत हाल में हट जाना ज्यादा बेहतर था। अलग हो जाना ज्यादा बेहतर। ठीक है। खवातीन पॉलिटिशियंस का क्या फ्यूचर आपको नजर आ रहा है आमना आने वाले वक्त के अंदर? अच्छा इमरान, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो मैंने जैसे कहा कि मरियम नवाज साहिबा की क़यादत में बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं और बहुत पॉजिटिविटी आई है, ख़वातीन के लिए बड़ी इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाया गया है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये समझती हूँ कि हमें ख़वातीन को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लाने की बहुत ज़रूरत है। जब तक हम ये रिजर्व सीट्स क्योंकि इशू क्या है, रूट कॉज क्या है, ऑलमोस्ट 55% आबादी ख़वातीन की है। जब हल्के की सियासत आदमी करते हैं, अब जिस तरह मोहसिन भाई ने कहा कि ईद पे सारा कुछ तो मेल सेंट्रिक सियासत होती है, वो कॉर्नर मीटिंग्स होंगी, हल्के में जलसा होगा, जुलूस होगा, ईद मिलन होगी, जो भी होगा वो मेल सेंट्रिक होगा। तो उन 55% की रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? जब खवातीन को ये पता है कि पार्टी हेड के साथ, पार्टी हेड को खुश करके ऑल अक्रॉस पार्टीज या अपनी विद इन पार्टी लॉबिंग करके मुझे सीट मिल जाएगी, तो 55% अवाम तो पाकिस्तान की अनरिप्रेजेंटेड रहेगी ना। और वो जो हमने कोटा दिया हुआ है कि जी 10% जो है वो आपने इलेक्शन की टिकट देनी है खवातीन को, वो आप सारी जमातें ऐसे किसी हल्के में दे देती हैं जहाँ पे आपको पता है कि आपकी लूजिंग सीट है, चलो जी वो कोटा पूरा कर दिया। तो जब तक आई फील कि मरियम साहब के ज़रिए असर हम देखें कि टिकट्स की तकसीम अब जब होगी तो पहले से ज्यादा खवातीन को टिकट इंशाल्लाह डेफिनेट इस बार भी पहले से ज्यादा हुई है और इंशाल्लाह आने वाले टाइम चलें। अच्छा, थोड़ा सा आपके आर्ट शोबिस की साइड पे उस पे चलते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी अहलियत ये ज्यादा खामोश रही है। एक नामवर आदमी के साथ शादी करना कैसे एक्सपीरियंस है? इजी है, कोई मसला नहीं। कभी वो स्टारडम वो चीज घर पे हावी नहीं आती? कभी शो नहीं किया। ही इज वेरी नाइस। अच्छा, तो ये कैसी चीज जो आज तक आप शाहजी से कहती है, शाहजी ये आप में तब्दील नहीं हुआ आज तक? शाहजी एक सेकंड के लिए चेंज नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही है, कोई नई चीज नहीं? कुछ भी नहीं। अच्छा, स्ट्रिक्ट पेरेंट कौन है आप दोनों में से? मैं। आप हैं? अच्छा बैड कॉल। आई थिंक इट्स ऑलवेज द मदर्स। बच्चा शाहजी से लेती हैं या खुद अपने फाइनेंसेस मैनेज करती हैं? खुद भी करती हूँ, खर्चा भी लेती हूँ। तोहफा देते हैं शाहजी? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी कुछ नहीं दिया, शादी भी कुछ नहीं दिया। पेंटिंग दी साहब क्यों? अच्छा, पेंटिंग दी थी, वो खुद ही बना के दे दी, खरीदी वो भी नहीं होगी। ये क्या वजह? आप तो कह रही हैं शाह खर्च है। खर्च है, मुझसे शॉपिंग नहीं होती है। अच्छा, मैं तो फिर मुझे पता नहीं चलता कि क्या लूं।
اس وجہ سے جی ہم بھی شوہر ہیں, خواتین تو تحفوں کے بغیر رہتی نہیں ہیں, اور وہ کسی موقع پہ آ کے وہ مختلف گگلی کرا دیتی ہیں کہ آپ نے مجھے فلاں یہ خود لے لیتی ہیں جو چاہیے ہوتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ رکیں گے نہیں, ہم نے ابھی اس پہ اور بات کرنی ہے کیونکہ اور بھی بہت ساری باتیں جو ہے نا مجھے لگ رہا ہے آپ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے نکلوانی ہے آپ سے. ایک بریک لیتے ہیں جی, جانا آپ نے کہیں نہیں ہے. اینڈ عید مبارک ونس اگین. ویلکم بیک ونس اگین. عید مبارک. بہت زیادہ آپ کو میٹھی میٹھی عید ہے, کھانے پینے کی عید ہے, کھا پی کے گزاری ہے, کھاتے پیتے رہیے, بہت اچھا ہے. اور جتنی ڈیفیشنسی ہوئی ہے نا روزوں کے اندر کھانے ڈیفیشنسی ہوئی ہے, ہوئی ہے نا, بہت آپ تو یہ باتیں نہ کریں, پکوڑے سموسے فروٹ چاٹ کچھ نہیں چھوڑا ہے. اس کے باوجود دن کا کھانا نہیں کھایا میں نے, پراٹھے نہیں کھائے میں نے, ناشتے میں سب کھائیں گے, 2-3 دن تو کھا ہی سکتے ہیں. اسی لیے اتنی بڑی ٹیبل سجا کے رکھی ہے, آپ کے لیے نہیں, ہمارے گیسٹ کے لیے. آپ آغا عبدالغفار صاحب نہ بنے, ساری چیزیں صحت مندانہ گفتگو. خیر ہمارے ساتھ زبردست سا پینل موجود ہے, جناب جمال شاہ صاحب دی لیجنڈری آئیکونک آرٹسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ آمنہ جمال شاہ صاحبہ بھی موجود ہیں. اور یہاں پہ ہمارے ساتھ ہمارے پولیٹیشینز موجود ہیں, ان کی ریپرزنٹیشن ہمارے ایج شو کے اندر بہت زیادہ ضروری تھی. تو ہمارے ساتھ ایم پی اے آمنہ حسن شیخ موجود ہیں, ویری ینگ, ریزرو سیٹ پر پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایم پی اے محسن ایوب خان موجود ہیں, یہ الیکٹڈ ایم پی ہیں پنڈی سے. تو آپ دونوں کا بھی بہت بہت ویلکم ہم کریں گے. تو شاہ جی آپ جو کچھ اب ہیں سارے آپ کی چیزیں پورٹ فولیوز, وہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ میں یہی ہوتا, اب بھی میں کچھ نہیں ہوں. نہیں میں فیلڈ میں پوری میں مست ہوتا. I do not have a care کہ کیا ہے اور کیا نہیں. مجھے شکر ہے خدا کا, کسی چیز کی جلدی نہیں ہے. میں بڑا کنٹینٹ انسان ہوں, بڑا شکر کرنے والا ہوں. پہنے اوڑھنے کے معاملے میں ٹچی ہیں, یہ پہنوں, یہ کلر, یہ وہ بیگم صاحبہ. کپڑے مجھے ذرا بہتر کپڑے اچھے لگتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر میرے سوٹس وغیرہ یا جوتے یا جو بھی ہے وہ بہتر ہی ہے. خود لیتے ہیں؟ میں خود. ٹھیک ہے. اچھا سب سے زیادہ آمنہ کی کون سی بات نے آپ کو متاثر کیا تھا جس کے بعد آپ نے سوچا کہ بڑی بلنٹ ہے, اپرائٹ ہے اور ٹرانسپیرنٹ ہے, اسٹریٹ فارورڈ ہے. اور کوئی ایک چیز جو آپ کو ان میں تبدیل کرنی پڑے, آپ کے پاس اختیار ہے کہ ایک چیز شاہ جی میں تبدیل آج ہی ہو جائے گی, آپ کریں کوئی ایک چیز؟ Nothing. بندہ کسی کو پیار کرتا ہے تو اس بات شرطوں میں نہیں کرتا ہے کہ اس کا یہ ہٹ جائے, یہ ہٹ جائے. یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ کسی میں امپروومنٹ بھی تو کر سکتے ہیں. اچھا گڈ پیکیج. شاہ جی آپ؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا لکی ہوں کہ آمنہ جیسی خاتون جو ہے وہ میری بیوی ہے, ساتھی ہے. She's a wonderful person. She's a great support. ان کی کوئی ایک ہیبٹ جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ میں آ جائے تو زیادہ اچھا ہو جائے؟ وہ ہو سکتا ہے, وہ فوراً بتائیں گے, لیکن میں شاہ جی سے پوچھوں. آمنہ مجھے سخی کہہ رہی ہے, یہ مجھ سے زیادہ سخی ہے. اچھا. میری ماں بہت سخی عورت تھی. اچھا. بہت. وہ شاید وہ خوبی جو ہے وہ دونوں میں بٹ گئی. جنراسٹی جو ہے نا. کوئی ایک شاہ جی کی عادت جو آپ کو بہت چاہتی ہیں یہ مجھ میں آ جائے تو بہت زبردست ہو جائے؟ یہ والا چل کچھ ہو جائے, دنیا ادھر سے ادھر ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں. نہیں میں بہت کرتا ہوں, خاص طور پہ سیاسی حالات پہ میں بہت زیادہ کرتا ہوں, بہت زیادہ. لیکن اس وقت جو یوکرین وغیرہ میں ہو رہا ہے, رشیا میں یا فلسطین میں ہر وقت نیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں, ہر وقت. تو اگر میں آپ سے فل ان دی بلینکس دوبارہ پھر میرے پاکستان کی سیاست ڈیش ہے. میرا خیال ہے پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ابھی گرو کر رہی ہے, ڈیش نہیں ہے. میں سیاست کو برا بالکل نہیں کہتا ہوں. نواز شریف صاحب ایک ڈیش سیاستدان ہے. نواز شریف صاحب ایک بہت زیرک سیاستدان ہے. میرا تو تھوڑا سا ان کے ساتھ تعلق رہا ہے جب میں ڈی جی پی این سی اے تھا. اچھا. میں واقعہ سناؤں کہ ایک آئیڈیا میں نے ڈیولپ کیا تھا, سی پیک کلچرل کارواں. اچھا. وہ میں نے پوری تفصیل لکھ دی تھی اور منسٹری کو دی تھی. منسٹری جو تھی وہ ریلکٹنٹ تھی کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. میں ایڈمنٹ تھا کہ یہ ہو سکتا ہے. اتفاق سے ایک دن میری ملاقات ہوئی, مجھے انہوں نے بلایا تھا کسی اور کام سے, تو میں نے یہ آئیڈیا ڈسکس کیا. میں نے کہا جی سی پیک کلچرل کارواں ایک ایسا آئیڈیا ہے کہ شیان شہر سے 12 پاکستانی 12 چائنیز آرٹسٹ جو ہیں اکٹھے سفر شروع کر دیتے ہیں گوادر تک. مختلف جگہ وہ رکتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, ٹرانسفارمیٹیو کام کرتے ہیں. اچھا نائس. اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور منسٹری جو ہے وہ ریلکٹنٹ ہے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا جی ان کو سمجھ نہیں آ رہی. تو کہنے لگے کہ اچھا
फंड्स आपको कितने चाहिए? मैंने कहा सिर्फ 3.5 करोड़। कहते शाह साहब हो जाएगा 3.5 करोड़ में इतना बड़ा प्रोजेक्ट? मैंने कहा हो जाएगा। तो फौरन साइन कर दिए। अच्छा, उसमें से पैसे खाने नहीं यानी थे, मुझे लगाने ही थे। कोई तकरीबन साल लगा था अप्रूवल लेने के लिए सेक्रेटरी से, इवन मरियम औरंगजेब से। परवेज रशीद होते तो वो एक दिन में कर देते, अच्छा, इसलिए कि वो समझ जाते। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट हुआ तो फिर देखने वाला था, वो सब हैरान हुए कि कैसा हुआ। और 3.5 करोड़ के अंदर ही हमने किया। गवर्नमेंट का कोई इदारा करता, यानी गवर्नमेंट खुद करना चाहती तो फिर वो उसके तो शायद 3 अरब लगा देती। और कल्चरल कोलैबोरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प भी किया इसने, चाइना बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कोलैबोरेशन से हुई। बहुत अच्छा। मरियम का चूंकि तस्करा हुआ तो मरियम नवाज साहिबा, एक और चीज, ये पाकिस्तान की कल्चरल पॉलिसी पे हमने काम किया था। वो ड्राफ्ट तैयार करके अगेन परवेज रशीद साहब ने ये इनिशिएट किया था। तो मैं था और मेरे साथ बहुत सारे और साथी थे, उन सब ने बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बहसें करके, मीटिंग्स करके कल्चर पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया। ड्राफ्ट अताउल्ला कासमी को दे दिया गया, वो बैठे रहे, उन्होंने एक साल लगाया। इसी नशिस्त में जहाँ ये सीपैक कल्चरल कारवां हुआ, मैंने उनसे इसका भी जिक्र किया, तो कहने लगी ये तो बहुत अच्छी बात है, ये ड्राफ्ट कहाँ है? मैंने कहा जी कासमी साहब के पास पड़ा है 1 साल से। तो कहने लगे आप छोड़ें उनको, मुझे भेज दें। अच्छा, मैंने भेजा तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर कैबिनेट ने कल्चरल पॉलिसी पहली बार अप्रूव कर दी। अच्छा, पाकिस्तान की कल्चरल पॉलिसी। और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी रुकावट है, हमारे फैसले बाज़ाहिर बड़े चली जाती हैं, कैबिनेट्स में चली जाती हैं, सिंपल से इंसान लगते हैं, लेकिन उनकी नजर है बड़ी ठीक ठाक। अच्छा, ओके ओके, लगते सर आप भी सिंपल से इंसान हैं भी सिंपल से इंसान, लेकिन म्यूजिक का भी शौक है। और हमने कुछ रिसर्च की थी तो हमने आपके कुछ गज़लें भी सुनी, कुछ गाते हुए भी आपको सुना। आज हम चाहेंगे इन द एंड, इस सेगमेंट के एंड में हमें कुछ सुना दीजिए। इतना कुछ खाने के बाद तो सिर्फ कव्वाली गा सकते हैं। मैं देख लूँगा, ईद का मौका है तो कुछ थोड़ा बहुत। आपने मुझसे सियासी सवाल नहीं पूछे कि किस सियासतदान के साथ आप बैठेंगे, किसके साथ नहीं बैठेंगे। ये आप चाहते हैं तो जरूर पूछ सकते हैं। जरूर पूछें। ये सिर्फ मोहसिन साहब का कसूर था। अच्छा, वी कैन डू द रैपिड फायर। हम पहले सुनते हैं, उसके बाद चलिए आप कुछ सुनाएं फिर हम। मैंने एक फिल्म बनाई थी रिवेंज ऑफ द वर्थलेस। ये तालिबान ने जब स्वात पे कब्जा किया था, उस जमाने की कहानियों को इकट्ठा करके मैंने स्क्रिप्ट, उसका थीम सॉन्ग है। अच्छा, वो मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। माँ खपल तुरकड़ा दौरोर पजड़ की मात खुदाया ची दुश्मन रागी, वाओ, ची दुश्मन रागी, ची दुश्मन रागी जपत वाला ससुम पात खुदाया। माँ खपल तुरकड़ा दौरोर पजड़ की माँ। इसका मफहूम कुछ ऐसा है कि मैंने अपनी तलवार अपने भाई के दिल में पैवस्त करके तोड़ दी, और जब दुश्मन आया तो मैं खाली हाथ था। साहब आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है माशाल्लाह। थैंक यू जी। तो आपको गाना चाहिए प्रॉपर्ली। मैं बस चुप चुप के गा लेता हूँ। अच्छा, चुप चुप नहीं, बहुत अच्छा है। सो अब हम रैपिड फायर वो कर लें, हम रैपिड फायर वो कर लेते हैं। अच्छा, शाह साहब की फरमाइश पर सियासी रैपिड फायर जो है ना वो होने लगा है। शाह साहब, किसके साथ आप डिनर पर जाना पसंद फरमाएंगे? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी? नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों के साथ जाना चाहिए। अच्छा, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी ख़राब हो गई है, 3 लोग जो है ना वो खड़े हुए हैं, उनमें से किसको बचाएंगे आप? नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, या मौलाना फजल रहमान को? मौलाना फजल रहमान जैसी तकरीर कोई शख्स नहीं कर सकता है। मैं यकीनन बिठाऊंगा ताकि उनकी तकरीर मैं सीखूं। और बाकी तो आप इमरान खान का नाम लेती या शेख रशीद का तो मैं जवाब देता। शेख रशीद होते तो आप लिफ्ट दे देते उनको? अगर वो जरूरतमंद हो तो मैं जरूर लिफ्ट देता। जरूर दे देते। अच्छा, सियासत में दोबारा आने का मौका मिलेगा तो जाएंगे? सियासत से मैं कभी भी बाहर नहीं रहा हूँ, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स जैसे पार्टी पॉलिटिक्स है उससे मैं दूर रहा हूँ। ठीक है। मैं बहुत ही सियासी बंदा हूँ, हर वक्त सियासत के बारे में सोचता रहता हूँ। वर्किंग रिलेशन तो आपका 12 PMLN के साथ रहा है आपका जब आप डीजी थे? नहीं, अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि मेरा ताल्लुक रहा है ANP के साथ। मैं एज अ स्टूडेंट पश्तून स्टूडेंट फेडरेशन का
मेंबर भी था और यूनिट सेक्रेटरी भी था, तो लीनिंग मेरी उस तरफ है। ठीक, और किसी पार्टी के साथ मैंने कभी भी कोई वर्किंग रिलेशन, ठीक है, वर्किंग रिलेशनशिप जी, या वर्किंग रिलेशन आपकी पीटीआई के मैंने साथ ये भी रही है, महसूस किया है कि पीएमएलएन चूंकि मेरा इंटरेक्शन हुआ है तो उस दौरान मेरा ख्याल है कि काम बेहतर हुए हैं। काम बेहतर, ठीक है। वन क्विक हम सेशन बिल्कुल करके और फिर निकल जाते हैं। वो एक मेरा सवाल पेंडिंग था मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, नोन फॉर हर ड्रेसिंग सेंस एंड ऑल, कितना इम्पैक्ट होता है जब एक चीफ मिनिस्टर वेल ड्रेस्ड है, ये जो नीचे ब्यूरोक्रेसी होती है इस पे असर होता है इस चीज़ का? देखिए मैं समझती हूँ कि हम लोगों ने ना एक जनरल ट्रेंड बना लिया है कि हमने खातून को हर हाल में क्रिटिसाइज करना। अगर वो खातून होती और वो अच्छा ड्रेस अप ना होती तो हम शायद कमेंट करते कि जी देखो इसको तो पहनने ओढ़ने की तमीज़ नहीं। तो इस ट्रेंड से निकल के मैं समझती हूँ कि बहुत हमारे लिए और हर शख्स के लिए, जब आपका कोई लीडर वेल ग्रूम्ड है, वेल ड्रेस्ड है, वेल स्पोकन है, तो दीज आर थिंग्स ऑफ प्राइड। ठीक है, इस पे हमें खुश होना चाहिए। अच्छा क्विकली हम अब आपसे भी सही कह रही है, इसलिए कि एक तरफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, दूसरी तरफ फिरदौस आशिक जी, उनके बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया, वो भी खातून है जी। ऐसी अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक प्लेजेंट पर्सनालिटी रखती है तो उसमें उनका क्या कसूर है? बिल्कुल कोई कसूर नहीं। क्विकली मैं कुछ सियासतदानों के नाम लेने लगा हूँ, 5-6, आपने से बताना है कि इनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, इनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए? एक्सेसिव वेट लॉस हो गया उनका, ज्यादा हो गया है। अच्छा, वैसे लोग तो पसंद करें कि थोड़ा पता नहीं, मुझे लगता है ज्यादा अनवेल नाउ, ज्यादा वेट लॉस नहीं करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान को क्या चीज नहीं करनी चाहिए? स्विचिंग साइड्स एवरी डे। नो ज्यादा खाना नहीं चाहिए, ज्यादा खाना। मरियम नवाज शरीफ को क्या चीज नहीं करनी चाहिए? टफ आ गया। हेटर्स की बात को इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। देती हैं, ज्यादा देती मतलब कभी कभार, ज्यादा नहीं देती लेकिन कभी कभार ऑब्वियसली इट गेट्स टू यू। अच्छा, मुझे लगा आप कहेंगे सोशल मीडिया पेरेंट्स ज्यादा नहीं देनी चाहिए, मुझे लगा ऐसा नहीं, वो नॉर्मल है। ठीक है, और उस्मान बुज़दार साहब को क्या चीज अब नहीं करनी चाहिए? कुछ भी नहीं करना चाहिए उनको, वो पहले भी कुछ नहीं करना चाहिए। वो बुज़दार के मानी बकरियों वाला, अच्छा, जिनके पास बकरियां हो तो बकरियां पालनी चाहिए। इमरान खान साहब को क्या चीज नहीं करनी चाहिए? अब मैं कोई हार्श बात कहना नहीं चाहती, शायद मेरे दिल के जो ख्यालात हो वो ज्यादा हार्श हो जाए, लेकिन उनको सियासत नहीं करनी चाहिए। उनको लॉरेंस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, सियासत नहीं करनी चाहिए उनको, सियासत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान की बेहतरी इसी। वन लास्ट, पाकिस्तानियों को जो एक चीज आप समझती है नहीं करनी चाहिए? क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ। मोहसिन भाई क्विकली, हम समझने लग जाते हैं कि हम यहाँ, इवन मैं भी जब खुद पॉलिटिक्स में नहीं थी, हमें लगता है कि फलां भी गलत है, फलां भी गलत है, फलां भी गलत है, नॉट रियलाइजिंग कि जब आप उस पोजीशन में होते शायद आप उससे ज्यादा सख्त फैसले लेंगे। ठीक है, मैं 4-5 सियासतदानों के नाम का एक मशवरा उनको दे दीजिएगा जाते जाते। पहला मशवरा शेख रशीद साहब को, खाना कम कर लें, सारी जिंदगी खाते रहे हैं लेकिन अब कम करें, अब उनकी से ज्यादा जल्दी। हमजा शहबाज को क्या मशवरा देंगे? उनको सियासत में आना चाहिए, दोबारा एक्टिव होना चाहिए, कम है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के लिए एक मशवरा अगर आप एक यंगर पॉलिटिशियन के तौर पे उनको दें कि सर ये करें? सोशल मीडिया पे प्रेजेंस आनी बहुत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये सब कम नहीं आते, कोई मशवरा थोड़ा सा गुस्सा कम करें। ठीक है, बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाते हैं। और तहरीक इंसाफ के लिए कोई मशवरा? खुदारा हुकूमत को चलने दें, हमें थोड़ा सा काम करने दें, मुल्क को हम बेहतर किए जा रहे हैं। आप देखें हमारे मुल्क के हालात किस तरह पे जा रहे हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह आपको चलने देंगे तो वो कैसे चलेंगे? वो अपनी सियासत चला रहे हैं, मुल्क को नहीं देख रहे बिल्कुल भी। अच्छा, अली अमीन गंडापुर को क्या मशवरा देंगे? बाल जब उनके कट गए थे तो अच्छे लग रहे थे, दोबारा कटवाले। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शाह जी। लेकिन मैं जरूर चाहूंगा हैविंग दिस अपॉर्चुनिटी, कोई लास्ट में कोई मैसेज फॉर द यूथ, द पीपल हु आर वाचिंग यू, कुछ भी आप। मैं बल्कि मुसलसल सोच रहा था कि इनसे पूछूं कि पीएमएलएन ने यूथ एंगेजमेंट के लिए कुछ किया कि नहीं। मैं जिस मुल्क की आबादी 25 करोड़ और उसका 65 to 67% यूथ पे मुश्तमिल हो, तो वहाँ गवर्नमेंट की और तमाम इदारों का फ़र्ज़ ये बनता है कि यूथ डेवलपमेंट पे काम करें, यूथ एंगेजमेंट। इसलिए कि अगर हमारे यूथ क्लैरिटी के साथ कोई काम करेंगे, एंगेज्ड होंगे, सेंस ऑफ ओनरशिप उनमें होगी, तो ये मुल्क 5 सालों में अच्छा खासा इनकलाब देख लेगा। लेकिन अगर उनको निगलेक्टेड रखा गया, डिसल्यूजन रखा गया, तो वो टिकिंग टाइम बॉम्ब, उससे कम नहीं है। राइट सर, राइट। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन बोथ ऑफ यू। अल्लाह आपको ऐसे ही
खुश रखे, हंसता बसता रखे, शाजी को ऐसे ही सखी रखे ताकि आप और भी खुश रहें। और आपका भी बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पे, वुज़रा के ओहदों पे आए और चेंज लेके आए पाकिस्तानी यूथ के लिए और कौम के लिए। इस नोट के ऊपर हमें ब्रेक लेनी है, हमें ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक लेनी है, लेकिन प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, ईद है और हमारे और भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। एक ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। खुश आमदीद एक मरतबा फिर आपको। बहुत ही मीठी, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की ईद, और इस ईद की खुशी इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा है। जो रमज़ान था, पूरे रमज़ान में कहते हैं ना बड़ा क्विक क्विक गुजर रहा है, बड़ा ठंडा ठंडा कूल कूल रमज़ान था यार। मुझे लगा कि ये शायद आखिरी गर्म रमज़ान होगा, ये तो ठंडा रमज़ान नहीं, आखिरी जो कुछ दिन थे ना वो काफी गर्म रहे, थोड़े से गर्म, थोड़े गर्म कराची वालों के लिए रहे भी। हाँ, कराची वालों के लिए, इस्लामाबाद में भी मैंने फील किया है, लेकिन अपेरेंटली अगर हम कंपेयर करें उतना गर्म तो नहीं था जितना कराची की रिपोर्ट्स आती रही हैं, लेकिन एंड थोड़ा सा गर्म रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी रमज़ानुल मुबारक जो है ना वो बहुत अच्छे से गुजरा है, पूरी बरकतों के साथ गुजरा है, और आई होप आप लोगों ने भी अपनी इबादत जो है ना वो पूरी की होंगी। और आखिर में अब आकर हमें ये इनाम की सूरत में ईद मिल चुकी है, और हमने सोचा है कि ये ईदी मिल जाएगी, रुक जाए ना, सब्र कर लें फौरन। ये वो बच्चों की तरह ना, 5 साल से बच्चे बड़े को देख के ना फौरन कहते हैं कि ईदी दे दे, ईदी दे दे, इनसे सब्र नहीं होता है। दे मिलेगी ईदी, परेशान नहीं हो। जैसे मैंने आपको खिलाया था ना, मैंने कहा था कि मैं आपको खिला दूंगी, ना मैंने वो खाया ना मुझे ये ईदी मिलनी, बस मैं पेवस्ता हूँ, शजर से उम्मीदें बाहर है। नहीं आप नहीं। अच्छा, हमने पता क्या, हम कैश में ईदी अपने व्यूवर्स को तो दे नहीं सकते ना, तो हमने अच्छे अच्छे मेहमानों की सूरत में हमने कहा ये ईदी तो दे सकते हैं, और ये ईदी इसको हम निमट लेंगे जो सामने पड़ा हुआ है। लेकिन मेहमान अच्छे अच्छे गुफ्तगू आपके साथ, और एक कलर हमने मुकम्मल कलर्ड पिक्चर आपके सामने ईद शो की हमने कहा जरूर लेके आएंगे। अब इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, आप इनको जानते हैं, क्रीज पे भी देखा है, स्क्रीन पे भी देखा है, अब तो हम न्यूज़ की स्क्रीन पे भी आप इनको देखते रहते हैं। हमारे साथ हसन रजा भाई मौजूद है, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं, और हमने कहा कि हम जरा इनकी कुछ यादें ईद के हवाले से और क्रिकेट के हवाले से मिला के कुछ इम्तजाज लेके आएंगे। हसन भाई वेलकम। थैंक यू वेरी मच। लुकिंग ग्रेट इन ब्लू, माशाल्लाह। आप लोग भी बहुत ग्रेट लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। ईद मुबारक आप लोगों को भी बहुत बहुत। और हमारे साथ उनके साहबजादे भी, शायान रजा भी मौजूद हैं, सरप्राइज हैं, और ये भी क्रिकेट खेल रहे हैं, अंडर 19 आजकल खेल रहे हैं। और उम्र को देख के मत ये साहबजादे ही हैं, हसन भाई भी उतने यंग है, लगता है दोनों भाई हैं, छोटे भाई बड़े भाई, ऐसा नहीं है माशाल्लाह। तो शायान, हाउ आर यू, क्या हाल है? ठीक है, आप सुनाएं। आपको ईद मुबारक बहुत ज्यादा। आपकी ईद सही गुजर रही है? ठीक है, बोर नहीं हो रहा, एंटरटेन करेंगे आपको, पूरा सामान है हमारे पास। हमारे लेफ्ट साइड पर मौजूद है बहुत ही वाइब्रेंट और उभरती हुई 2 अदाकाराएं, उनका मैं इंट्रोडक्शन आपसे करवा देती हूँ। नेहा मलिक हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नेहा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ईद मुबारक आप। ईद मुबारक, ईद मुबारक। और उनके साथ मौजूद है जो उनसे भी थोड़ी ज्यादा उभरती हुई हैं, उनसे थोड़ी यंग भी हैं, अनाया शाहिद। अनाया अस्सलाम वालेकुम। अनाया तो मुझे अभी भी लग रहा है कैरेक्टर में, पता अपने आउटलुक कौन सा कैरेक्टर? पुराना मतलब ड्रामे का जो कैरेक्टर है ना, अभी कैरेक्टर में जैसे वो मैं मेन कैरेक्टर एनर्जी में रहती हूँ। अच्छा, दैट्स गुड। हाउ आर यू गाइस? ठीक ठाक हैं आप लोग? ईद सही गुजर रही है, अच्छा है माहौल? ओके, दैट्स गुड। इससे पहले कि हम बाकायदा तौर पे अपने मेहमानों से गुफ्तगू शुरू करें हलवाई के बाद, एक बहुत ही स्पेशल मेहमान आपके लिए हमने बुलाए हैं। अब वो स्पेशल क्यों है? वो पाकिस्तान में एक ही हैं, पूरे मुल्क में वाहिद वो आर्टिस्ट हैं जो कि संतूर बजाते हैं। हमारे साथ अली रजा मौजूद हैं, कोक स्टूडियो 15 में उसका ये पार्ट रहे हैं इंटरनेशनली, और इंटरनेशनल अवार्ड्स विन कर चुके हैं। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट इनको अवार्ड कर चुके हैं एज द फर्स्ट एंड द ओनली पाकिस्तानी संतूर प्लेइंग आर्टिस्ट। और ऐसा कैसे हो सकता है पाकिस्तान में कोई बहुत मुनफरिद कर रहा हो और हमारे साथ ना हो। तो अली, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये सफ़र कब से चल रहा है बाय द वे? ये इंस्ट्रूमेंट मैंने अपने घर में ही देखा है, मेरे ग्रैंडफादर बजाते थे, और बहुत डिफ़िकल्ट इंस्ट्रूमेंट है। 105 स्ट्रिंग्स इसमें होती है। और ये मेड बाय वॉलनट वुड है, वॉलनट वुड, अखरोट की लकड़ी से बनता है ये। और ये पेयर ऑफ कर्व स्टिक्स हैं, स्टिकैटो इंस्ट्रूमेंट है जिससे ये करके बजता है। तो अपने किस्म का एक ऐसा साज है जो किसी कैटेगरी में नहीं बैठता है। अच्छा। दुनिया में अनोखा साज है। अच्छा। और आपने इस अनोखे काम को करने का फैसला किया? जी, मुझे ये बहुत अच्छा लगता था। मेरे नज़दीक तो ये एक मेडिटेशन है, एक सुकून है मौसीकी जो है। तो मैं जब बहुत छोटा था, मेरे दादाजी बजाते थे, इसे मैं सुनता था। एक दिन बगैर किसी प्रैक्टिस के मैंने बजाया, तो तब से उन्होंने कहा ये फिर मैं नहीं बजाया। और आप 5 साल की उम्र से इसको जी आपने बताया कि बजा रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, हम चाहते हैं आयशा, अगर आपकी मर्जी हो तो हम शुरू में कुछ सुन लेते हैं, कुछ सुन के फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप कुछ माहौल बना दें हमारे लिए, हमारे मेहमानों के लिए, हमारे देखने वालों के लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि ईद का दिन है और बहुत खूबसूरत गज़ल मुझे याद आती है मैडम नूर जहाँ की, मुझसे पहली सी मोहब्बत। और वो सुनाऊंगा। फैज अहमद फैज साहब, क्या बात है, प्लीज।
क्या बात है, ग्रेट। कोई नोट हमने आगे पीछे नहीं किया, एक जगह पे सब कुछ माशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। सो इम्प्रेसिव वली। हम आपकी तरफ वापस आते हैं, बहुत अच्छा लगा। अब आई थिंक अपने जरा मेहमानों से ऑफ कोर्स हसन भाई से स्टार्ट करते हैं। हसन भाई कैसी होती है देंगे हसन भाई हमें? हसन भाई इनको ईदी दे दें पहले, बहुत लालची चल रहा है। इनको ईदी दे। हसन भाई स्टार्ट। भी आपका बचपना याद आ रहा है, मुझे भी अपना बचपना याद आ रहा है। पहले हम लेते थे ईद लोगों से, जब भी आप जैसा कोई बड़ा भाई मिलता है ना, बचपन बच्चे हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, कुछ मिल जाए। चले, कैसा क्या रूटीन क्या होती है? रूटीन यही है कि फैमिली में बैठे होते हैं और गपशप लगाई, नमाज पढ़ी सुबह सुबह उठ के। पहले तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि पूरे रमज़ान में जो है माशाल्लाह से माह रमज़ान में हमें तौफीक दी पूरे रोज़े रखने की, और उसके बाद फैमिलियों में गेट टुगेदर रहा, अफ्तारियों का सिलसिला जारी रहा। फिर ईद का जो ऐसा त्यौहार होता है कि अल्लाह मियां सबको जो है गेट टुगेदर रखे फैमिली को, क्योंकि रिलेशन जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और जितने आपके जो क्लोज फ्रेंड्स और लोग होते हैं फैमिली, जब गेट टुगेदर होते हैं तो एक वाइफ जो है वो अजीब सी आती है और ऐसी आती है कि फीलिंग आपकी रहती है। और जो पड़ोस में होते हैं और वो उनको मिस कर रहे होते हैं हम लोग। काफ़ी फैमिली जो है पड़ोसों में भी रही हैं हमारी, यूरोप में रहती हैं, अमेरिका में भी हैं, जर्मनी में भी हैं, खाला वगैरह कज़न। मगर फैमिली में जो ईद मनाने का मज़ा आता है तो वो मज़ा अलग ही होता है। अच्छा, वैसे ईद तो नहीं होती, कुछ लोग होते हैं कहते हैं हम तो पहले दिन सो जाते हैं क्योंकि पहले दिन सब अपने घर में गुजार रहे होते हैं ईद, दूसरे दिन आना जाना होता है, ऐसी तो नहीं होती है? नहीं, ऐसी ईद नहीं होती है एक्चुअली। एक तो क्रिकेट से हमारी वाबस्तगी रही है, घर में भी फैमिली बैकग्राउंड भी क्रिकेट का रहा है ज़्यादा, तो सुबह उठना, ट्रैवलिंग करना, और ट्रैवलिंग करते करते एक ज़िंदगी गुजर गई है। तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम मिनिमम जितनी नींद आती है उतनी सो जाते हैं। बाकी भाई लाजमी ईद मुबारक एक्सचेंज होता है अब भी। आपका क्रिकेट में सबसे अच्छा दोस्त कौन है? क्रिकेट में तो सारे बहुत सारे दोस्त हैं, और जिसके साथ करीबी ताल्लुक है? शाहिद अफरीदी से तो बहुत ज़्यादा रहा है, और शुरू से अब काफ़ी बिजी हो जाते हैं, मसरूफियात रहती है, वो भी बिजी रहते हैं। मगर व्हाट्सएप पे जो है ग्रुप हमारे बने हुए हैं, हम एक दूसरे से आपस में मुलाकातें भी करते रहते हैं, जब इवेंट्स होते हैं और जोक्स भी शेयर करते रहते हैं, मुलाकातें भी होती हैं। हमारे साथ ये जो दो आर्टिस्ट मौजूद हैं, एक तो ऑलरेडी बीइंग इन्फ्लुएंसर काम करें, हमने उस दिन हमारे शो में आए हुए थे इंडोनेशियन एम्बेसडर, तो उनसे हमने वैसे ही डिस्कस किया कि आजकल कैसे जो एम्बेसीज हैं या लोग कैसे लोगों को प्रेफर करते हैं कि वो उनके ममालिक में आए बतौर एम्बेसडर। उन्होंने कहा आर यू एन इन्फ्लुएंसर? इन्फ्लुएंसर्स की ये गेम है, बहुत हाई गेम है। अच्छा, इतना इन्फ्लुएंस करते हैं ये लोगों को? हाँ, अब मसला ये कि अब मुझे लगता है दुनिया देख ही इन लोगों को रही है ना भाई, तो फिर बहुत ही सबकी अपनी अपनी दुकान है इंस्टाग्राम के ऊपर और खूब सेल हो रही है। कसम से मेरा तो दिल करता है कि मैं भी बन जाऊं इन्फ्लुएंसर। स्टार्टिंग विद नेहा। नेहा, व्हेन डिड यू स्टार्ट? आपको कब लगा कि भाई आपको शोबिस की तरफ आना है या इन्फ्लुएंसिंग की तरफ आना है, या कब आपको लगा कि आपके अंदर एक आर्टिस्ट है जिसे दुनिया को भी नजर आना चाहिए? या पहले इन्फ्लुएंसर बनी बाद में आर्टिस्ट बनी? मुझे तो बचपन से ही वैसे ऑनेस्टली शौक था बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा लगता I'm a born actress, honestly. Yeah, क्योंकि मेरे स्कूल में, कॉलेज में सब कहते थे कि तुम्हें एक्टर होना चाहिए, और उन्होंने मुझे कन्विंस करके बनाया ऑनेस्टली। और मैं लाइक बाय एनी चांस मैं ऐसे ही स्टार्ट किया और वो हो गया अच्छा, और उसके बाद मेरा इंटरेस्ट ड्रामे बहुत किया करती थी? माय स्टडीज फॉर एक्टिंग ऑनेस्टली। ड्रामे बहुत किया करती थी? हां, मैं बहुत ड्रामे करती थी, मैं भी बहुत ड्रामे करती हूं। ओके, या व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट यू डिड? पहली बाकायदा पहली चीज क्या की थी? मैंने सिर्फ एक सीन किया था फॉर हम एदे वफा में, उस्मान खालिद भट्ट के साथ आई थिंक। अच्छा, तो वो मेरा बहुत वायरल हुआ था क्लिप। वो हाफ पता नहीं इस्लामाबाद क्या याद है कुछ? क्या था? डायलॉग याद है क्या था? मैं उस्मान खालिद के साथ थोड़ी उनके साथ गपशप लगा रही थी, तो उनकी वाइफ आ जाती है ज़ान नूर अब्बास। अच्छा, तो वो कहती हैं कि ये क्या हो रहा है फला, तो वो बहुत वायरल हुआ था। अच्छा, उसके बाद भी मैंने कहा वो बेटर हाफ वाली, या बेटर हाफ वाली। ओके ओके, वो बेटर हाफ को समझती नहीं, कहती मैं बेटर हाफ नहीं, वो मुझे याद आ गया। दैट वाज अ फेमस सीन। ओके, वो बहुत फेमस होता है। आफ्टर दैट मैंने कहा कि यार नहीं कर लेते हैं। ठीक है, अनाया शॉट रेडी है? रेडी है। आप कब से? When did you start? जैसे उन्होंने कहा शौक तो शुरू से था, बट बिकॉज ऑफ माई स्टडीज़ वो इजाज़त नहीं थी कि पढ़ाई बीच में छोड़ दूँ। सो अभी आई जस्ट गॉट डन विद माई डिग्री, सो उसके बाद ही मैंने स्टार्ट किया है। बिल्कुल रिसेंट। क्या पढ़ा आपने? मीडिया पढ़ा? जी, आई हैव डन बैचलर्स इन मीडिया, और उससे पहले साथ साथ थिएटर करी थी मैंने। स्टार्ट थिएटर से किया है बेसिकली, तो उधर से समझ आ गई कि करना तो है। अच्छा, क्या एक्टर प्ले भी करती हैं? मैंने आपका कुछ पॉडकास्ट देखे, फनी पॉडकास्ट। वो हमने शुगल में चीज शुरू की थी, ऑडियंस को पसंद आ गई, सो वी वर लाइक व्हाई नॉट। अभी मैं चुप बैठी हूँ तो मुझे चुप ही बैठे रहने दे, मेरा मुंह ना खुलवाएं। इतना बड़ा पेट है आपका, इस पे आप टेंट लगा लेना तो 3-4 शादियों के इवेंट हो जाएं। छोटी बहू AKA मुफ्त की मुलाजमा। एक्सक्यूज मी मैडम को पानी ला के दो। बोतल मंगवा लें। आप अजीब आदमी हैं, पता नहीं सब मर्द हमेशा लॉजिकल और रीजनिंग में क्यों चले जाते हैं। आप बेसिकली अपने आप को एक कॉमिक आर्टिस्ट के तौर पे देखती हैं या एनी काइंड ऑफ आर्ट? कॉमिक इसीलिए क्योंकि ऑडियंस पसंद ज्यादा करती है। मुझे पर्सनली जिस तरह मेरा दिल करता है कि वैसे कैरेक्टर्स में करूं, मुझे थोड़े नेगेटिव रोल्स करने का शौक है। अच्छा, लेकिन बिकॉज ऑफ माय फेस मुझे कोई उस तरह के रोल्स में देखता नहीं। किससे इंस्पायर हैं आप?
اپنے آپ کے علاوہ؟ ماہرہ خان مجھے بہت شدید پسند ہے. کون؟ ماہرہ خان. ماہرہ خان، اوکے. تو مجھے میرے دوست بھی کہتے ہیں، جو ہم جب تھیٹر وغیرہ بھی کر رہے ہوتے تھے اس ٹائم پہ جو ڈائریکٹرز ہوتے تھے مجھے کہتے تھے تمہاری باہر آ جاتی ہے، تم اس کو بند کر کے رکھو کہیں ڈائلاگ ڈیلیوری میں یہ کہ تم بہت زیادہ کاپی کرتی ہو. تو ود دی ایئرز وہ چیز. تو ماہرہ کا کون سا ڈائلاگ سب سے زیادہ پسند ہے آپ کو ماہرہ کا؟ کافی سارے. نہیں وہ تھوڑا سا میں ادھر ڈسون کر دیتی ہوں اس کام پہ. سچ کے تمہارے کوئی لائن یاد ہے ماہرہ کی؟ کوئی ذہن میں آتی ہے کوئی ڈائلاگ؟ آپ کہیں اماں سانس لینا چھوڑ دو میں چھوڑ دوں گی. آپ کہیں پانی پینا چھوڑ دو میں چھوڑ دوں گی. آپ کہیں باہر سردی میں کھڑی رہ آنکھ جھپک نہ سانس لے، میں نہ آنکھ جھپکوں گی نہ سانس لوں گی. پر اس کو یہ نہیں کہوں گی کہ یہاں نہ آیا کر بیبا. اب حسن بھائی سے کرکٹ کھیل کے دکھاتے ہیں. حسن بھائی ذرا کرکٹ ایسے بیٹھے ہوئے کیسے کھیلیں گے؟ کتنی عیدیں ایسی ہیں جو آپ نے کرکٹ کی فیلڈ میں رہتے ہوئے کسی فورن ٹرپ پہ ایسی گزاری؟ کوئی عیدیں گزری آپ کی؟ 2 سے 3 عید گزاری ہیں باہر ٹیم میں، اور کیپ ٹاؤن میں بہت زبردست ایک وقت میں مس تو کیا پاکستان میں، مگر مسلم ممالک کی جو کنٹری ہے وہ بھی کیپ ٹاؤن جو ہے افریقہ، وہاں کافی مسلمان بھی ہیں. کیسی عیدیں ہوتی ہے ہمارے کھلاڑیوں کی؟ جس دن عید ہوتی ہے صبح صبح کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ کون کون تھا ڈریسنگ روم میں؟ کیا کیا ڈریسنگ روم میں یا ہوٹل میں؟ اپنی پریسنگ کر رہے ہوتے ہیں کپڑوں پہ، نماز کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں جانے کے لیے. اچھا. اور مسجد ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. جو ہمارے جو گائیڈر ہوتے ہیں وہاں پر جو لیزن آفیسر ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ مسجد کہاں پر ہے، اور مسجد جا کے پھر وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں. کون کون تھا آپ کے ساتھ جب یہ عید آپ کی بات یاد ہے کچھ نام؟ اس میں عامر شیل تھے میرے ساتھ. اچھا. اور دیگر پلیئرز بھی تھے. عثمان قادر تھے. اچھا. کافی پلیئرز. عثمان قادر پرانے؟ عثمان قادر نہیں، ایک موریشس ٹور ہوا تھا اس کی بات کروں. اس سے پہلے 99 میں جو ہم نے عثمان قادر ابھی موریشس جب گئے تھے ریسنٹلی اس میں وہ تھے. عامر شیل بھی اس میں تھے. موریشس میں 2 عیدیں منائی ہم نے وہاں پر جہاں ایونٹ تھا ایک. مگر ساؤتھ افریقہ میں جو ایونٹ منایا تھا وہاں پاکستان ٹیم تھی پوری، تو اس میں سارے پلیئرز تھے ہمارے ٹیم کے. سکلین بھائی تھے، مشتاق احمد. سب سے کنجوس پلیئر کون تھا جو پیسے نہیں نکالتا تھا؟ جی یار یہ تو سن لیں گے نا پھر سارے ہمارے دوست یار، میں تو برا نہ مان بھائی. میں پہلے حسن بھائی کے بیہاف پہ کہہ رہا ہوں بھی اٹس اے لائٹر کنٹینٹ. وہ ویسے بھی آج کل بہت برا مانتا ہے. ابھی بھی میری بات ہوئی اس سے کل پرسوں فون پہ. فیصل اقبال نام ہے. فیصل اقبال. اچھا اچھا. دوست بھی ہمارا، اسد بھی ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کنجوس ہیں. اب کنجوس ہے اور تھا بہرحال ہمارے ساتھ جب رہا ہے. فیصل اقبال جاوید بھائی کے بھانجے ہیں. بھانجے ہیں بالکل. اور عیدی کس کس سے لی ہوئی ہے آپ نے یا کون دیتا تھا عیدی؟ عیدی تو ظاہر ہے پیرنٹس اپنی نانی سے لیتے تھے. نہیں ٹیم کے اندر کرکٹرز تو کہاں عیدی لیتے ہیں. کنجوس ہوتے ہیں وہ. کرکٹر تو عیدی لیتے ہیں. ہمیں تو نہیں پتا نا. ہاں آپس میں جیسے اب شاداب تھا بیچ میں یاد ہے میرے خیال میں بابر نے عیدی دی تھی ان کو پیچھے. لاسٹ ایئر کوئی فوٹیج بھی آئی تھی ان کی. مگر فیملی میں زیادہ تر رہتے ہیں تو فیملی دیتی ہے. پلیئرز کہاں؟ پلیئرز تو انویسٹمنٹ اتنی کر رہے ہوتے ہیں. چاند رات کی کیا ایکٹیویٹیز؟ وہ تو الٹے پیسے لیتے ہیں. جب ٹیم میں تھے کیپ ٹاؤن میں تھے، چاند رات کی کیا ایکٹیویٹیز تھی؟ کیا چاند رات میں لوگ فون پہ لگے ہوئے تھے؟ کیا سین تھا؟ ایک تو گھر والے سے فون پہ بھی لگے ہوئے تھے، مگر اس کے بعد پھر دوستوں یاروں کے ساتھ کھانے پہ گئے. نینڈوز بڑا مشہور تھا وہاں پر ریسٹورینٹ، تو وہاں پر رات میں بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے گپ شپ لگا رہے تھے. مس بھی کر رہے تھے فیملیز کو. مگر جو وہاں کا نظارہ نظر آ رہا تھا بڑا خوبصورت تھا. نیولینڈز کیپ ٹاؤن میں. اور وہاں کے ٹورزم بھی بہت زیادہ. لوگ وہاں پر اس ٹائم پہ آئے ہوئے تھے. پاکستانی جو لوکل میجورٹی تھی انہوں نے عید پہ اپنی طرف دعوت بھی دی ہم لوگوں کو. چلیں آپ سچ والا بھی بتایا. ہمیں پتہ ہے شایان کی وجہ سے اصل باتیں نہیں بتا رہے آپ کہ گھر جا کے بتا دے گا. گھر کے شایان بھی تو اصل باتیں نہیں بتاتا. شایان خود کھلاڑی ہے، وہ خود گھومتا رہتا ہے، ٹریولنگ کرتا رہتا ہے. اس کو تو زیادہ چیزیں اور پتہ ہونا چاہیے. اور کون سا ایسا پلیئر تھا جس کا گیم پہ فوکس ذرا پورا ہوتا تھا لیکن گھومنے پھرنے پہ ادھر ادھر پویلین کی طرف زیادہ ہوتا تھا؟ آپ کی شرارتوں میں زیادہ پویلین کی طرف شرارتی کائنڈ آف بہت سارے پلیئر ہوتے تھے. ایک پویلین کی طرف محمد آصف جو ہیں وہ محمد آصف زیادہ رہتے تھے پویلین کی طرف. اچھا. اور کھیلتے تھے تو اس ٹائم بھی. اور پویلین میں وینا ملک ہو یا نہ ہو آصف پویلین دیکھ رہے ہوتے تھے اس ٹائم شروع سے. ابھی تو ہمارے کا شفٹ ہو گئے خیر. مگر یہ پیک کے ٹائم پہ اپنا جب اس ٹائم پہ وہ کھیل رہے تھے تو وہاں پر کافی جو ہے وہ ہائپ کریٹ ہوئی تھی ان کی. شعیب اختر کے بعد واحد فاسٹ بالر تھے جو پاکستان کے لیجنڈری بالر کہلاتے ہیں. جب انڈیا کے خلاف ہم گئے، انڈیا کے خلاف وکٹس انہوں نے لی، لیجنڈری بالرز کو آؤٹ کیے وہاں پر. مگر کنسنٹریشن واپس بیک ٹو دی پویلین آ جاتی ہے ہماری جب ہم ہارتے ہیں، جب ہماری اسکلز تیز ہوتی ہیں. ہمارے کوچز جو ٹریننگ ہمیں کرواتے ہیں تو ہمیں واپس ہوتی تھی نا. میری سرفراز نواز صاحب سے بات ہوئی، میری جاوید میاں داد سے بات ہوئی، وسیم اکرم صاحب سے بھی انڈائریکٹلی ایک میں نے ان کا انٹریکشن سنا. وہ لوگ کہتے ہیں ہم بڑے جیلس ہوتے تھے جب خان صاحب عمران خان کھیلتے تھے ایز اے کرکٹر تو لوگ زیادہ ان کی طرف آتے تھے. لڑکیاں آ رہی ہیں، سیلفیز لے رہی ہیں. دیکھیں آپ کی پرسنالٹی آپ کے ٹائم پہ کون سا ایسا پلیئر تھا جو زیادہ اٹینشن گھیر لیتا تھا فینس کی، جو بہت زیادہ جس کی طرف لوگ آتے تھے؟ شاہد آفریدی. کیونکہ وی یوزڈ ٹو پلے ٹوگیدر ان 19 جب ہم نے اسٹارٹ کی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ جب 19 لیول پہ ہم لوگ ویسٹ انڈیز ٹور پہ بھی گئے تھے 19 لیول پہ. پھر اس کے بعد سنگاپور کا ہوا تھا جب شاہد آفریدی وہاں سے ورلڈ ریکارڈ کر کے آئے تھے. 37 بالوں پہ 110 کیے تھے اور میں ینگسٹ ٹیسٹ پلیئر ہو کے آیا تھا. تو وی یوزڈ ٹو شیئر دا روم ریٹ
साथ होते थे, जब हम जाते थे लॉबी में निकल के कहीं पर भी तो कोई ना कोई फैन फॉलोइंग तो मिल जाती थी। पठान, बीइंग एन आफरीदी, और वो है भी वेरी रिलीजियस फैमिली से, मैं लाला को जितना जानता हूं, तो वो फिर कोप अप कर लेते थे। उनके भाई थे तारिक आफरीदी, वो आज भी साथ में होते हैं, इस्लाम तो भी रहती है उनकी, तो उन्होंने बड़ी मेहनत करी उनके लिए। मेरे भाई भी कजन है, ग्रूम करने के लिए और चीजें बेसिकली बताने के लिए, ट्रैवलिंग में भी किस तरह से आपने, और हमने कुछ वीडियोस भी देखी है उनकी ना शाहिद आफरीदी की, अब तो उनको पता चल गया है कि किस तरह जैसे जैसे मैच्योर होते हैं आप, जब खेलते हैं आप, जब एक हाइप क्रिएट हो जाती है आपकी, तो टिप्स देते हैं आप, इस तरह की टिप्स देते हैं आप शायान को? आप तो है ना उनके पास, शायान से पूछे, मैं तो बहुत देता हूँ। अच्छा, टिप्स देते हैं कि कैसे टूर पे जाना है, कैसे हैंडल करना है? पहले तो शायान के बारे में आपको बताएं कि अंडर 19 खेल रहे हैं ये। अच्छा, हमने बता दिया। अच्छा, हमने बताया, फिर बताते जी। शायान टिप्स बहुत देते हैं, बहुत ज़्यादा, और मोटिवेशन भी बहुत चीज़ें बताते हैं। जब हम टूर में जाते हैं अपने अंडर 19 टूर में, तो वो पहले पुराने जो उनके सीजन जो गुजरे होते हैं प्लेयर्स के साथ, वो सारे डिस्कस करके पहले बताते थे हमारे साथ ऐसा होता था, हमारे साथ ऐसा होता था। तो बहुत चीज़ें हैं। इसके बारे में कहते हैं कि इसकी जैसी हरकत तो बिल्कुल नहीं करना। मिसाल के तौर पे बैटिंग जब ये करने जाते हैं तो शायद ही ज्यादा शॉट मार देते हैं उठा के, और मैं टेस्ट प्लेयर हूँ, मैं रुक के खेलता हूँ, तो जब ये आउट होके आते हैं मैं कहता हूँ कि देखा ना, मैंने बताया ना कि शायद की तरह नहीं खेलना है, हर बॉल को नहीं मारना, हर बॉल को नहीं मारना है, थोड़ा वेट फॉर द टाइम। शायद आफरीदी की तरह ज़्यादा मुझे, मतलब वो बोलते थे कि इसकी तरह मतलब उठा के नहीं मारना, इंच ग्राउंड। तो आप भी बेसिकली बैटिंग करते हैं? जी, मैं आइडियलाइज किसको करते हैं ज्यादा? मैं बैटिंग में, वर्ल्ड क्रिकेट में मुझे बैट्समैन जो पसंद है AB डिविलियर, और हिटिंग इसलिए दैट्स वाई कि वो हिटर बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड क्लास हिटर हैं वो, और मैं वैसे हूँ लेफ्ट आर्म स्पिनर एंड राइट हैंड बैट्समैन। ठीक है। तो और एज अ बेसिक ऑलराउंडर हूँ मैं, तो मिडल ऑर्डर पे मेरा मतलब बैटिंग ऑर्डर जो है मिडल ऑर्डर। पाकिस्तान में भी कोई इस वक्त है फेवरेट? पाकिस्तान में अभी मतलब करंट फिलहाल तो कोई नहीं है, फिलहाल अभी कोई भी नहीं है। फिलहाल बाबर थोड़ा देखिए रन्स ने किए ना, अभी बाबर की रैंकिंग नीचे जा रही है, बच्चे कह रहे हैं थोड़ा। ईद कैसी गुजरती है घर में? ईद बहुत अच्छी गुजर रही है, और बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ के साथ मिलना जुलना, और जैसे दावतें होती हैं, सब कुछ एंजॉय करते हैं बहुत सारा। तो ईदी भी मिल रही होती है, ईदी भी मिलती है। कितनी देते हैं? कंजूस हैं या दे देते हैं? दे देते हैं। कितनी को दे देते हैं? मांग के लेते हो या खुद ही दे देते हैं? खुद ही दे देते हैं। क्रिकेटर है ना, मांग के मुझे लगता है। क्रिकेटर कुछ क्रिकेटर मांग के मतलब लेनी पड़ती है उनसे। तो ईद अच्छी गुजरी। जब बच्चे थे आपको पता है कि आपके फादर क्रिकेटर हैं, और क्रिकेटर्स की बहुत गेम है पाकिस्तान के अंदर, मतलब इन्होंने तो इंटरनेशनल खेला है, तो आप बीइंग किड कभी फरमाइश की कि बाबा फलां प्लेयर से मिलवा दें या फलां से बात करवा दें? जी, बहुत दफ़ा मैंने, जब करंट खेल लेते बाबा, तो मैंने बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट करी कि मुझे जैसे लाइक शाहिद आफरीदी और मोहम्मद इरफान, लाइक इनके साथ खेला, अहमद शहजाद, तो बहुत सारे प्लेयर्स थे, उनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा मतलब बहुत फोर्स। शायद आपके शायद चाचा या शायद ताया बाजारी बातें हो गए, तो क्या बात जब पहली दफ़ा हुई तो कोई नसीहत शायद भाई ने की हो, कोई बात याद रहेगी हो आपकी? मुझे उन्होंने, जब मैं असल में छोटा था, लाइक 6 to 7 ईयर्स का था, और मुझे उन्होंने मोटिवेशन दी थी। अब्बू ने जब उनको बताया कि ये भी क्रिकेट में इन है, उसको भी पसंद है खेलना, तो उन्होंने मुझे मोटिवेशन दी कि आप क्रिकेट खेलो, मगर आपने अपने मतलब पैशन समझ के खेलो, एफर्ट अपने, और इस चीज़ को सीरियस लेके खेलो। सिर्फ इसलिए ना खेलो कि आपके फादर खेल रहे हैं तो मुझे भी खेलना है। तो लाइक उसमें ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, ज़्यादा प्रेशर रहता है। चलिए, ये तो हमने एक पूरा चंक क्रिकेट के ऊपर कर लिया, और भी हमारे पास मेमोरीज हैं, और खास तौर पे जो एक्टर्स हैं, अब इनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे कि इनका नया सफर कैसा है, तैयारी कैसी है, और एक्टिंग के अलावा कौन कौन से स्किल्स इनके अंदर हैं, वो भी जरा डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेनी है, हमें ब्रेक लेते हैं, साथ रहिए। के बाद एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। हमारी महफिल सजी हुई है, हमारे गेस्ट, एस्टीम गेस्ट जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हसन भाई मौजूद हैं, उनके साथ शायान मौजूद हैं, नेहा है, अनाया है, और अली भी मौजूद है। तो हम चलते हैं ज़रा अपनी इन दो गेस्ट की तरफ, और इनसे ज़रा थोड़ा रैपिड फायर, ज़रा फनी मज़े के क्वेश्चन करते हैं। नेहा, आप तैयार हैं? ऑलमोस्ट ओके। आपकी जिंदगी पर फिल्म बने तो उसका नाम क्या होगा? यार आई थिंक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जिंदगी ना मिलेगी। आई एम अ वेरी फ्रीक पर्सन। अच्छा, मतलब एंजॉय करना, ट्रैवलिंग, ये वो मुझे बहुत पसंद है। यू हैव फोमो? या ओके। सुबह जल्दी उठती हैं या देर तक सोती हैं? ओह नेवर, कभी भी नहीं। आज मैं बहुत मुश्किल से उठी हूँ। ऑलवेज अ लेट पर्सन। किसी फिल्म में विलन बनने का मौका मिले तो विल यू डू इट? या डेफिनेटली। ओके, आई विल बी द बेस्ट विलन आई गेस। अगर आपको ये इख्तियार हो कि एंड पे हीरो आपकी मर्जी का होगा जिसे आपने मारना है, तो किसको मारेंगे? यार मारना, आई थिंक फिरोज खान। ओके, फिरोज खान। सो आई एम मेकिंग अ फिल्म, आपको मैं हीरोइन लेना चाहता हूँ, बट हीरो मुझे सियासत से किसी को लेना। ठीक है। हु विल बी योर हीरो?
बिलावल भुट्टो. बिलावल would be fine. ओके. अच्छा, मशहूर होने का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है अभी तक? यार फैंस बहुत मिलते हैं हर जगह. फैंस, ओके, फैंस ज्यादा होने का क्या फायदा भी है आपको? पीआरस और ये अब तो ये बहुत अच्छा ट्रेंड आ गया ना कि आपको पीआर पे हर चीज मिल जाती है. इवन इफ यू वांट अ नीडल दे सेंड यू अ पीआर. तो वो बहुत अच्छी है. तो खर्चा बच जाता है आपका. खर्चा बच जाता है बहुत. ठीक है. अपनी कोई वीडियो देखकर कभी हंसी आई या अपनी एक्टिंग देखकर हुआ कि ये बिल्कुल भी अच्छी मैंने एक्टिंग नहीं की है? एवरी टाइम. मैंने कभी अपना ड्रामा कोई नहीं देखा क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैंने बहुत गंदा काम किया है ऑनेस्टली. सबसे ज्यादा मुश्किल काम करना किसके साथ है एक्टर्स में? फीमेल्स के साथ थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन मेल्स के साथ यू नो इट्स इजी. किसने सबसे ज्यादा टफ टाइम दिया आपको? जुबाब राना एंड अनमोल बलोच. अच्छा. मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था उनके साथ. इट वाज वेरी वेरी. सीनियर्स में से कौन था जो ज्यादा कोऑपरेटिव लगा जितने उनके साथ आपने काम किया? यार आई थिंक सबा हमीद वाज वेरी कोऑपरेटिव. मैंने जितने सबके साथ जो मेरे अम्मा अब्बा अभी जो मेरे अबू बने हैं, मोहम्मद अहमद साहब और मेरी अम्मी बनी है किंजा मलिक. दे वर लव. और सीनियर्स में कोई ऐसा जिन्होंने आपको थोड़ा एटीट्यूड नहीं कोई भी नहीं. ऐसा कोई नहीं. थोड़ा सा नाया की तरफ आ जाते हैं. ओके. सो नाया, ड्रामा इंडस्ट्री में हु इज योर आइडियल हीरो टू वर्क विद करंट लॉट के अंदर? लाइक इमरान, अब्बास, वहाज, बिलाल, एवरीवन. सब मुझसे बहुत बड़े हैं. कोई बात नहीं, वो बड़े ही कर रहे हैं. सलमान खान पूरी इंडस्ट्री से बड़े हैं लेकिन सबसे छोटी लड़की के साथ काम करते हैं. हमजा अली अब्बासी. ओके. हमजा अली अब्बासी. ठीक है. आपकी जिंदगी पे फिल्म बने तो क्या नाम होगा? फिल्म का टाइटल क्या होगा? डियर जिंदगी. डियर जिंदगी. यू रिलेट विद योर लाइफ. ओके. कौन सा ऐसा एक्टर है जिसको आपके ख्याल में एक्टिंग के अलावा कुछ और कर लेना चाहिए? तो दानिश तैमूर. दानिश तैमूर. फिलहाल दानिश तैमूर. यार ही इज ट्रेंडिंग. व्हाट डू यू थिंक नेहा? किस एक्टर को एक्टिंग के अलावा कुछ कर लेना चाहिए अब? फिरोज खान. कभी कोई इंटरेक्शन हुआ फिरोज खान से? नहीं हुआ. इतने नाराज क्यों हैं आप फिरोज खान? वो एक्चुअली वो सेम टाइप की एक ही एक्टिंग करते हैं तो आई थिंक उनको कुछ नया ट्राई करना है. वो जो बॉक्सिंग मैच आ रहे हैं फिरोज खान, तो आपको कैसा लगा? अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा. अच्छा, ओके, ठीक है. आगे ओके. मेरे ख्याल से अली की तरफ चलते हैं हम. अली की तरफ चलते हैं, कुछ सुनते हैं आप. थैंक यू सो मच, आप दोनों ने बड़ा अच्छा. वापस आएंगे, अभी है हमारे पास अभी कंटेंट बहुत है. अली जी ठीक है आप? जी. आप क्विकली हमें ये बताइए कि आप क्या हमें मजीद क्या सुनाने जा रहे हैं? बहुत ही मैं चाहता हूँ कोई ऐसी ट्यून सुनाएं जरा जो यंगस्टर्स भी जरा रिलेट करें उससे थोड़ा. हाँ, तो दिल दियां गल्लां भाई आते हैं मसला. हाँ, बहुत सुनते हैं. प्लीज जरूर सुनाइए. वेरी नाइस. और अली हमें पता लगा कि आप गाते भी बहुत अच्छा हैं. जी. इज इट सो? थोड़ा बहुत. तो लगे हाथों जरा कुछ सुना भी दे हमें. शामे फिराक अब न पूछ, आई और आके टल गई. शामे फिराक अब न पूछ, आई और आके टल गई. दिल था कि फिर बहल गया.
जहाँ थी के फिर संभल गए शामें फिराक अब न पूछ बज़ में ख़याल में तरसे हुस्न के शमा जले दर्द का चाँद बुझ गया हिज्र की रात ढल गए शामें फिराक अब न पूछ। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। सिर्फ हाथ में सुर नहीं है, गले में भी सुर है, और ये वैसी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। हसन भाई, आप किसको सुनते हैं ज़्यादा? म्यूजिक वगैरह में सुनते हैं किसी? बिल्कुल सुनते हैं। अभी ये ट्यून माशाल्लाह से उन्होंने बजाई है, स्पेशली देखिए ना कि आतिफ असलम कमाल के सिंगर, दिल दियां गल्लां आइकॉनिक हो गए, आइकॉनिक हैं, और उनके कॉन्सर्ट भी सुनते रहे काफी। शफकत अवाद अली फ्यूजन। आप में से कौन अच्छा गाता है वैसे? मैं नहीं गाती, थोड़ा हल्का सा कोई एक लाइन है। तुम्हारे प्यार की कसम, तुम्हारा गम है मेरा गम, न यूं बुझे बुझे रहो, न यूं झुके झुके रहो, जो मुझसे भी छुपाओगे, जो मुझसे भी छुपाओगे, तो फिर किसे बताओगे, मैं कोई गैर तो नहीं, दिलाऊं किस तरह यकीन, दिलाऊं किस तरह यकीन। अरे वाह, छुपी रुस्तम, बहुत अच्छे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप कुछ कोई और आपका हिडन टैलेंट? अच्छा, वी वांट सम कोई कॉमिक डायलॉग ऐसा जो कोई हमें बोल के कुछ बताएं। कुछ डायलॉग अभी पिछले दिनों ही हम देख रहे थे, तो वो एक तरह कॉमिक ही उसको हमने कर दिया था, बिकॉज वो डायलॉग सभी मजाक उड़ा रहे थे उसका। तो वो उसमें उस तरीके से पंजाबी का बेड़ा गर्क करते हुए बोल रही थी, तेनू मैं इंज लब लवांगी जिਵੇਂ छन्नू चकोर लगता है। I like it. अच्छा, छन्नू चकोर, that's good. अच्छा, तो अब जब आप मतलब फॉर्मली आप लोग प्रोफेशनली एक्टर बन गए हुए हो, तो फैमिली में क्या स्टेटस है? फैमिली वाले पसंद करते हैं? कोई रेजिस्टेंस आती है? बहन भाई क्या कहते हैं? एडी टू स्टार टाइप चीजें तो नहीं सुनने को मिलती? घर की मुर्गी दाल बराबर, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई नहीं करते हैं ना, कुछ नहीं है, कोई इज्जत होती है ना। बाहर में जाती हूँ लिटरली मैं कहती हूँ मैं ठीक ठाक बंदी, देखो मैं मशहूर हूँ, देखो तुम लोग बहुत जलील करते हैं। अम्मी बहुत शौक से देखती हैं, जो भी काम किया हो वो लगा के बैठ जाती हैं। हालांकि खुद अपने आप को बुरा लगता है स्क्रीन पे देखना, मैं उनको कहती हूँ मेरे सामने ना लगाया करें, लेकिन उनको बहुत शौक है। और ये शुरू से नया ऐसा था या जब आपने किया तो तब सपोर्ट मिल गई, या शुरू से था कि नहीं करो हम? नहीं, ऑब्वियसली वो यही बात है, जिस तरह आउटसाइडर्स होते हैं वो देखते हैं कि मीडिया पता नहीं ऐसा है वैसा है, यहाँ काम ना करो, तो वो चीज़ थी शुरू में, झिझक थी, लेकिन मैंने स्टार्टेड वर्किंग। ऐसा है वैसा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं है? नहीं यार, आपको रेजिस्टेंस मिली फैमिली की तरफ से? नहीं यार, माय अम्मा वाज लाइक कि तुमने तो भाई एक्टर ही बनना है, मैं जो चैनल लगाऊं तो वहाँ पे तुम्हारा ड्रामा चल रहा है। नहीं, ये जो टॉक्सिक लोग मशहूर है मीडिया के, एक तो मैं भी जानता हूँ, कुछ तो हैं, 100% तो कहीं भी ठीक नहीं होते ना, लेकिन आपको बीइंग फीमेल आर्टिस्ट कितनी रेजिस्टेंस मिली या नहीं मिली अभी तक? इट्स अ स्मूथ जर्नी, किया गया या बम्पी रोड है? या हाँ करते हैं ऑब्वियसली, आपको द वे दे ट्रीट यू नो फॉर स्पेशली न्यू कमर्स बहुत बड़ा बैड होता है जब आपको कम इम्पोर्टेंस मिलती है। कोई वाकई याद है पहली दफा जब सेट पे गई हो, सामने लोग बैठे हुए हैं? यार हाँ, एक बड़ा बैड सीन हुआ था, तो मेरा फर्स्ट सीन था उस ड्रामे का, और जो जिनके साथ मेरा सीन था वो तो ऑब्वियसली चलो उन्होंने बहुत काम किया हुआ है, तो वो उनका सीन था और वो बार बार गलत कर रही थी, तो डायरेक्टर ने मुझे डांट दिया। डांट आपको दी? और मुझे डांट दिया, मेरा डायलॉग भी नहीं था, कुछ नहीं था, आई वाज जस्ट स्टैंडिंग। तो उनका सीन था, वो गलत कर रही थी, अब उन्होंने मुझे कह दिया कि नेहा आप क्या कर रही हैं?
मैंने बोला सर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरा कोई सीन ही नहीं है, तो इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग। नहीं बहुत एम्बैरेसिंग होता है। आई नो आई हैव एक्सपीरियंस दिस, ये वाली चीज जो है ना होती है। हाँ, एम्बैरेसमेंट होती है। ये साइंस मुझे समझ नहीं आती है। आई डोंट नो, मुझे कभी भी ये समझ नहीं आया कि यार आप लोग उनको क्यों नहीं डायरेक्टली। और आप जब पहली दफा सेट वेट पे गई कोई ऐसा फील हुआ? मैं शायद बहुत ही ज्यादा न्यू, अभी तक तो सब अच्छा जा रहा है। अच्छा, ऐसा कोई एक्सपीरियंस सपोर्ट मिल रही है आपको? ट्रेंड्स चेंज भी हुए हैं। आप इंस्टाग्राम पे 3-4 लाख फॉलोअर्स के साथ इन हो रहे हो ना, तो आप ठीक रहो। मे बी शायद ये वजह है। तो हम हसन भाई से भी वापस आएंगे, तो जरा एक क्विक ब्रेक लेनी है, पूछेंगे कि किस किस की कोचिंग में ये खेलें और इनको किसी कोच ने बिला वजह डांटा कभी, ऐसा हम इनसे भी तो पूछेंगे। क्रिकेट में भी तो ऐसा ही चलता है। एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। ईद मुबारक आप सबको। जो लोग मिस हो गए, जो लोग हमारी ईदी लेने से मिस हो गए, ये आपके लिए आप कब ईदी बांट रहे हैं? मेरी ईदी अभी तक मुझे नहीं मिली। ये बंदा झूठ बोल रहा है। ये मैंने शुरू में मैंने इसीलिए देखो शुरू में पहल कर ली थी कि आयशा दे दे। पहले शुरू में ही मांग ली थी। मैं छोड़ूंगी नहीं आपको, मैं ईदी आपने देनी। आई विल बिल्कुल। जबरदस्त, चले खत्म होने दे बस। अच्छा, हमारे साथ चूंकि हसन भाई भी है। हसन भाई, किस कोच के साथ आप खेले? क्विकली बिल्कुल, हम 7-8 मिनट और है हमारे पास। किस कोच के साथ आप खेले और कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस किसी कोच के साथ, या कोई ऐसी मेमोरी जो याद रहेगी? या किसी कोच ने ईदी दी हो? कोच ईदी तो फॉरेन कंट्री के थे, उनको क्या पता है। ईद पे इट्स ऑल अबाउट ईदी ना। एक टूर था शारजा का हमारा, जहां हम ऑस्ट्रेलिया से बैक टू बैक हार रहे थे सीरीज। एक मैच हमारा श्रीलंका में था, कोलंबो में, उसके बाद 2 टेस्ट मैचेस हमारे शारजा में थे, और दोनों जो ह्यूमिड वाली जगहें थी, बहुत गर्मी थी वहाँ, 44-43 डिग्री चल रहा था आई थिंक। तो एक डेनिस वेट, ऑस्ट्रेलिया के हैवी वेट है, वो हमारे ट्रेनर बन चुके थे पाकिस्तान टीम के। अच्छा। और जहाँ पर जब पाकिस्तान टीम पहला टेस्ट मैच हारी, तो जब हम दुबई में अराइव हुए, तो दुबई में हमें अजमान शारजा कॉर्निश बीच है, उस बीच पे उन्होंने 2 दिन ट्रेनिंग करवाई समंदर में। तो दैट इज अ टाइम तो वेरी टफ। तो वो बड़ा टफ टाइम था सबके लिए। मतलब उसमें स्विमिंग पूल में हमें समंदर में डाल दिया था उसने, बस सामने जो एक लेक जाती है वहाँ पर शारजा की, तो उसमें उसने कहा ट्रेनिंग करनी है वहाँ पर, शॉट्स वगैरह। और अगर कोई प्लेयर गिव अप कर रहा है, थक रहा है, मेरी तरह प्लेयर राना नवीद थक रहे थे उसमें। राना नवीद वाला सर? हाँ, और इत्तेफाक से जो है उन्हीं दौरान जो है कुछ पराठों का सिलसिला चल रहा था, हमारी डाइट प्लान बना रहा था। राना भाई तो वैसे भी जरा प्लेयरों ने पराठे खा लिए थे श्रीलंका में। प्लेयर्स की डाइट जो है ना हमारे, वो हमेशा से ना टॉप ऑफ द टाउन रहती है। वो लेडू भी फील्डिंग में बैठी। पराठे खाने वाले कौन थे? राना नवीद थे उसमें इमरान नजीर भी थे। अच्छा। और जब राना नवीद जो है, उनका ताल्लुक शेखुपुरा से, माशाल्लाह से वो सरसों का साग और जो लस्सी वगैरह वो चलती रहती थी। अच्छा, सबसे ज्यादा हेल्दी डाइट किसकी थी जो फॉलो करता था कि नहीं मुझे अपनी फिटनेस पे काम करना है? हाँ। यार उस टाइम पे बहुत सारे प्लेयर्स थे, काफी अपनी फिटनेस रखते थे इंडिविजुअली। मेरे ख्याल में मोहम्मद जाहिद फास्ट बॉलर थे, वो अपने डाइट का मोहम्मद जाहिद फैसलाबाद से थे, जो मंडी से थे, वो आज इंग्लैंड शिफ्ट हो गए आजकल, मगर बहुत फास्टेस्ट बॉलर थे अपने जमाने के। उनको बैक इंजरी हुई हो गई, उसके बाद फिर शुएब अख्तर आए, फिर मोहम्मद आसिफ आए, मगर बिफोर हिम बेंसन हजी सीरीज थी, उन्होंने वहाँ पर बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। घर से भी चीजें खाना वाना कोई प्लेयर लेके रखता था साथ, कोई ऐसी चीज? मैं वही बता रहा हूँ कि जब हम घर से पाकिस्तान से लेके जाते तो हमें पाकिस्तानी वहाँ मिलते हैं, और वो घर से बना के आलू के पराठे लेके आते हैं, वो खिलाते हैं। अच्छा, आपके टाइम पे सबसे रिलीजियस कौन सा था, बड़ा अल्लाह वाला प्लेयर, हर चीज को जो इस तरह से, कौन कोई था या सारे? ऑब्वियसली सारे। सकलैन भी माशाल्लाह से, सकलैन मुश्ताक थे, मुश्ताक अहमद भी थे, और फिर जुनैद जमशेद जब आए माशाल्लाह उन्होंने ट्रेन चेंज कर दिया पूरा। तबलीग में जब वो आए थे, फिर पाकिस्तान टीम नमाज़ें पढ़ना शुरू हो गई, बाकायदा तबलीग में जाती थी। चिल्ले पे भी प्लेयर्स गए बहुत सारे। अच्छा, कौन सा ऐसा प्लेयर था जो बिल्कुल डाइट का ख्याल नहीं रखता था कि जो मर्जी कोच कहता रहे, जैसी मर्जी आपकी फिटनेस हो, लेकिन मैं तो खाना खाऊंगा, मैं अपने पाए भी खाऊंगा, निहारी भी खाऊंगा? राना नवीद ही थे, मैं वही बता रहा हूँ, वही थे। और वो जब एक खाता था तो उसको देख के दूसरा प्लेयर आया था, तीसरा प्लेयर आया था। तो डेनिस वेट जो थे वो सरप्राइज हो गए, बाकायदा उन्होंने जो पाकिस्तान की रिपोर्ट लिख के दी थी कि ये प्लेयर थे। आप सईद अजमल के साथ भी खेले? जी, सईद अजमल भी खेले। कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और फनी गाय और जो वो भी एक, उनका भी एक पैरल रहा है बीच में हमारी टीम में, वो भी खाने पीने में बड़े शौकीन थे। तो ये जो अंग्रेजी उन्होंने उस एंकर के साथ बोली थी सईद अजमल ने, वो ड्रेसिंग रूम में भी बोलते थे सईद भाई? हाँ, शुगर लगाते हैं जितने हमारे he enjoys himself that clip, enjoy himself। और फिर इंग्लिश भी बोलते थे, इंग्लिश का मजाक भी उड़ता है। फिर हमारी जो उर्दू है वो काफी सिखाते थे। डीन जोन्स जो है वो ऑस्ट्रेलियन। मैं कहता हूं कॉन्फिडेंस जो प्लेयर्स को सीखना चाहिए ना, वो सईद अजमल की उस स्पीच से सीखना चाहिए। हाँ, जेफरी बाइकार्ड जब आए थे एज अ कोच, उनको भी सिखाया गया था, वो भी उर्दू बोलना शुरू हो गए थे। हमें तो इंग्लिश आप नहीं सीखे, वो उर्दू सीखे। चलिए जी, आखिरी लम्हात में हम क्विकली अब रैप अप करते हैं, और स्टार्टिंग में अनाया ईद के हवाले से कुछ भी आप कहना चाहो? बहुत सारे आपके यंगर फेलोज भी देख रहे हैं, छोटी ईद है, मीठी ईद है, कुछ भी आपके मैसेज एनीथिंग वांट टू से? बस ईदी बटोरें जिनसे ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मुझे बचपन में आई डोंट थिंक इनफ मिली है।
जो ना दे रहा हूँ। कौन है वैसे जो नहीं देता? घर फैमिली में कौन है जो नहीं देता ज्यादा? जो नहीं देता, हाँ, जिससे बहुत खींचना पड़ता है कि अम्मा अब्बा तो कभी वो तो जो मिलती थी वो भी लेके रख लेते थे ना, तो उन्होंने तो कभी दी। ये हम सबका दुख है। नहीं तो अभी ईदी देती हो या मिल जाती, देनी पड़ती है। कमाने वाले हो गया तो अब देनी पड़ती है। छोटे कजिन सबसे ज्यादा कितनी मिली वैसे? कॉमन क्वेश्चन आज तक जो बड़ा सबसे बड़ा नोट बहुत पहले मुझे तो तब आई थिंक 15,000 मिली थी। वो मेरे चाचू डॉलर्स में भेजते होते थे ना, तो हम कन्वर्ट करा। चाचू सबको दे जो डॉलर्स में भेजे। आपको कहीं से दिरहम डॉलर कुछ आते थे? नहीं मुझे मिलती है, मुझे काफी ईदी मिलती है। हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, हम खुद 5 बहनें 2 भाई हैं, मामा है, खाला है, और मैं सबसे लास्ट 5 बहनों में तो तकसीम सबसे छोटी मुझे सबसे ईदी मिलती है। सबसे छोटे जो होते हैं ना उनको बहुत मिलती है। आई नो, तो देनी नहीं पड़ती किसी को? नहीं, ऑब्वियसली मेरी नीस है, मेरी खाला के छोटे बच्चे हैं, मैं उनको देनी पड़ती है। मैं भी कमाती हूँ तो उनको लगता है कि अपने बच्चे पीछे फिरते रहते खाला दो ना। हाँ, एवरी टाइम। और जो सबसे छोटी खाला होती है ना, आई नो उनका क्या हाल हो रहा है। मेरी नीस तो मुझे बहुत तंग करती है, लिटरली बहुत ज्यादा। आई लव हर, बट वो बहुत अनोइंग है, बहुत ज्यादा। ये रिलेशन भी बहुत प्यारा होता है बाय द वे। अच्छा, क्विकली कोई मैसेज, कोई चीज लास्ट नोट के तौर पे? जितने लोग भी अपने पेरेंट्स से दूर हैं और वो ईद उनके साथ नहीं मना सकते, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी ईद। और आप लोग इंशाल्लाह जल्दी पाकिस्तान में भी ईद मनाएं अपनी फैमिली के साथ इंशाल्लाह। परदेसियों के लिए मुश्किल होती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अली, आपका आर्ट तो बहुत कमाल है, हमें बहुत मजा आया। उनका आर्ट इतना बोलता है, उनको बोलने की एक आर्टिस्ट जो है ना वो बहुत ही डीप आदमी होता है, बड़ा ऑब्जर्विंग होता है चीज़ों को लेकर। इस ईद को लेकर आप कुछ कहना चाहो हमारे इस प्लेटफॉर्म से? मैं सबको ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा और यही कहूँगा कि म्यूज़िक को सुने, सॉफ्ट म्यूज़िक और म्यूज़िक से थोड़ा सा सेंसिटाइज हो, शोर शराबे से जो है थोड़ा सा उससे परहेज़ करें और संतूर जितना हो सके सुने। एक्चुअली थेरेपी एक तरह की है, तो संतूर को सपोर्ट करें, तो यही कहूँगा। वी सपोर्ट यू इंशाल्लाह। रैप वाले जो बुरा मान लोगे इस वक्त, रैप वाले ऑफ कोर्स रैप तो फिर रैप है। शायान, क्विकली इन द एंड कुछ भी आप देना चाहो? 1 सेकंड, अपने अब्बू को कोई बात कहना चाहो जो आपने आज तक नहीं कही? अब्बू को बस, अब्बू ने कोई अच्छा मैसेज मुझे पाकिस्तान टीम में जल्दी से खिला दे। पाकिस्तान में जल्दी रिप्रेजेंट कर दो पाकिस्तान को, और इनकी ख्वाहिश है, तो इंशाल्लाह इस ख्वाहिश को लेके और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ख्वाबों में आता है कभी आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 चल रहे हो, कभी ऐसे ख्वाब आते हैं वैसे कि आईसीसी रैंकिंग में टॉप पे हो? पर जैसे पाकिस्तान टीम के हालात चल रहे हैं ऐसे तो ख्वाब बहुत आते हैं कि हमें होने चाहिए उनके। और करंट लॉट के अंदर कौन सा बॉलर है जिसको फेस करने का दिल करता है कि यार इसको मैं खेलूं और मारूं? शाहिन अफरीदी। शाहिन अफरीदी मार लोगे भी, 4 पड़ गए बेचारे को एक ओवर। हसन भाई, लास्ट कमेंट आपका। आप साथ बहुत अच्छी रही मुलाकात, बहुत अच्छा लगा, कुछ भी आप कहना चाहें? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छे हंसते खिलते रहे जिंदगी में, और जो वक्त गुजर रहा है जिंदगी का वो बड़ा कीमती होता है। हम पास में चले जाते हैं, पास में नहीं जाना चाहिए। प्रेजेंट में आके चीज़ें सोचें और करें, और अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं उनसे प्यार मोहब्बत से पेश आएँ ज़िंदगी में। और खुलूस जो है बड़ा आपको एक हमारे ईमान में भी है, और रिलेशन जो है फ्रेंडशिप रहना, एक दूसरे को ख्याल रखना हमारे कल्चर में भी है। और दूरियां कम करें, दोस्तियां ज्यादा करें, रिलेशन बढ़ता रहेगा, आपका नाराजगियां खत्म कर दें और बी काइंड टू वन अनदर। बहुत शुक्रिया हसन रजा भाई, शायान आपका भी बहुत शुक्रिया, अनाया, नेहा, थैंक यू सो मच। आप लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अब बाकी हम आपको इजाजत देते हैं, आप घर जाए और जाकर अपने घर वालों के साथ ईद बनाएं। लेकिन हमारा वक्त जो है वो बहुत अच्छा गुजरा है। होप आप लोगों ने भी हमारी इस गपशप को एंजॉय किया होगा। इमरान ने अभी तक मुझे ईदी नहीं दी है, कोशिश मैं करती रहूंगी आज पूरा दिन जब तक हम ऑफिस के अंदर मौजूद हैं। आई एम पेवस्ता टू शजर। आई होप कि आप जो है ना आपको शर्म आ जाए और आप जिसने ईदी नहीं दी भाई वो ईदी दें, ये बहुत अच्छी बात है, ईदी देनी चाहिए। अब ईदी की अमाउंट डिसाइडेड नहीं है, वो 10 रुपए भी हो सकती है दिल से, और वो 10,000 भी हो सकती है। सो ईदी जरूर मिलेगी। अब इन्होंने देखिए अमाउंट की कोई बात नहीं की थी, तो ईदी हम इनको देंगे, रिकॉर्ड भी मैं बताऊंगी आपको ये, अगर इन्होंने कंजूसी की ना मैं आपको रिपोर्ट करूंगी सोशल मीडिया। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ रहे। हमने कोशिश की कि इस नशिस्त के अंदर आपका टाइम अच्छा गुजरे, मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से लोग आए, बैठे उनकी ईद रूटीन डिस्कस करें, और थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस कम रखें, ना करें, थोड़ा हटके करें, फन करें थोड़ा। अगर कामयाब हुए तो अच्छा, नहीं तो कोशिश जारी रखेंगे। आप अच्छी ईद गुजारिए, रिश्तेदारों से मिलिए, और सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज। एक सेकंड, एंड हम म्यूजिक के साथ करें, आपका टेक, एंड हम म्यूजिक के साथ करते हैं। अली, विल यू प्लीज कुछ सुनाएंगे हमें जाते हैं? जी।